और हर साल उसको मेडल मिलता रहा। संभालते थे तो कहता था कि ये यूं ही पड़े रह जाएंगे। नहीं, उसको सबसे पहला जो उसने लिया गिफ्ट, वो गन, फेस पे वैसलीन लगा के और धूप में खड़ा हुआ गन को चला रहा है। तो मैंने पूछा ये क्या कर रहे हो? कहता दुश्मनों को मार रहा हूं। ये तो जब अपना क्लास अपना जब घर आना तो एसी जैसे रात को चला दिया, गर्मी है, तो जब देखा सब सो गए हैं तो एसी को ऑफ, खिड़कियां खोल। मेरे को तो ओपन एयर चाहिए। आपका कैंपस सिलेक्शन से अच्छी कंपनी भी मिल गई है मल्टीनेशनल, तो अब आपको आर्मी में मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए। जो सोल्स होती हैं वो डिसाइड करती हैं अपनी डेस्टिनी। द रीच का वज्र है, एंड वी ऑल आर फैमिलियर विद द स्टोरी ऑफ मिशन द रीच। की जरूरत पड़ने पे अगर इफ यू हैव टू गिव योर लाइफ, देन देयर इज नो सेकंड थॉट। और आर्मी का रेपुटेशन हमारा कंट्री के अंदर, वर्ल्ड के अंदर भी बहुत है, इंडियन आर्मी का, तो वो प्राउड फील हो रहा था। लेकिन उसके बाद जब एसएफ की ट्रेनिंग में वो जो निशान थे वो शरीर पे विजिबल थे, उनकी स्किन हार्ड हो गई थी। स्कूल फ्रेंड्स ने पूछा कि तूने यार पूरी बाजू की शर्ट क्यों ला रही है, इसके अंदर बहुत कुछ है, मम्मी देखेगी तो मम्मी परेशान हो जाएगी। कड़ा दिया हुआ किसी को, किसी के पास किसी ने पगड़ी ले गया, कोई जूते ले गया, जो चीज बाद में लगे कि मुझे दे दो, कोई चीज दे दो। हमेशा संदीप हम दोनों जाते थे। वो टाइम ऐसा था कि हम दोनों ही नहीं गए। मैं फिर भी उसको पटपड़गंज तक छोड़ने के लिए गाड़ी दी, जितना मैं टाइम दे सकूं। तो वहां पर जब मैं उतरी तो मेरा बस हाथ यूं ही रह गई। बस वो मुझे लगा कि मेरे हाथ से छूट गया। पर वही शाम होते होते फिर ये खबर आ गई सीओ साहब की कि भाई ये ऐसे वी हैव लॉस्ट कैप्टन। अच्छा, उसके फेस के ऊपर में कोई डर नहीं था, कोई कुछ ऐसा नहीं था कि कोई घबराहट हो रही है, घबरा गया, जैसे नॉर्मल आदमी सोया होता है वैसे ही था। इस तरह के लोग दुनिया में और भी होते हैं, उनको सब चीज मिलती है, तो उनको पता होता है कि उनको ये काम। तो ये हमको वहाँ पे एक ऐसी जगह पे ले गया जहाँ पे शहादत के वालों के नाम लिखे वार मेमोरियल। तो वहाँ जाकर खड़ा होकर बताता है कि मुझे तो आई फील वेरी प्राउड जब मैं यहाँ आता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा नाम भी यहाँ एक जगह आना चाहिए। तो उसको पॉइंट मुझे लगता है कि 001% भी डाउट ही नहीं था। डर, मम्मा मैं क्या बन गया, मम्मा मैं क्या बन गया। मतलब मुझे क्या पता तू क्या बन गया। तो आदमी ने फिर पूछा मम्मा मैं क्या बन गया बताओ। तो मुझे नहीं पता था पैरा होती है या क्या होती है या कुछ है। कहता आज मैं पैरा कमांडो हूँ। इतना खुश था उस, मतलब जो हैप्पीनेस होनी चाहिए ना बंदे को, जैसे होता ना मुझे कुछ खजाना मिल गया, तो वो वाली बात, इसको खजाना मिला। मैम, ये क्वेश्चन आपके लिए, कैप्टन देवेंद्र सिंह जस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? देवेंद्र सिंह जस का जन्म ननिहाल में हुआ, नानी के घर, और 29 सितंबर 1983। और नॉर्मल थे, वेट में अच्छे थे, देखने में सुंदर थे। और उस टाइम जो है वो अपने ही उसमें थे कि डॉक्टर ने बोला कि गुड्डू भैया आ गया है, क्योंकि उसकी जो बहन थी वो बचपन से ही जब बड़ी हुई तो यही बोलती थी बाबा जी ये गुड्डू भैया दे दो, और उसका नाम डॉक्टर्स ने गुड्डू ही रख दिया। घर में खुशी एक आई हमारे घर में। मैम, उनका नाम देवेंद्र कैसे पड़ा? उसके पीछे की कोई खास कहानी है क्या? आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमें? हम जैसे गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, वी बिलोंग टू सिख फैमिली। तो गुरुद्वारा बंगला साहब गए और वहाँ पर जो मुखवाक होता है, मुखवाक में जो सुबह मॉर्निंग लिया जाता है, हुक्म उसे बोलते हैं, उससे जो पहला अक्षर निकलता है उसी से लिखा, और दविंदर रखा गया। तो इनसे रिलेटेड कह लो, या बस एक मन को भाया और उसका नाम देवेंद्र सिंह रख दिया, फतेह बुलाई। आप कैप्टन देवेंद्र की स्कूलिंग के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? उनकी स्कूलिंग कहाँ हुई थी? उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से थे? उनके कुछ फेवरेट टीचर्स रहे होंगे, आप उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमें? उसके फेवरेट टीचर्स तो मुझे नाम याद नहीं है जी। बाकी ये है कि उसका
शुरू की जो स्कूलिंग थी वो लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल में हुई, जो शाहदरा में है। और वहाँ पर वो एक अनुशासित बच्चा था और सभी का फेवरेट भी था। और 8th क्लास तक उसने उस स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। ओके। और उसके बाद फिर वो हायर क्लासेस के लिए हरकिशन पब्लिक स्कूल, इंडिया गेट में उसका एडमिशन। इससे संबंधित एक बात है जो मैं बताना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा, जो उन्होंने बताया 8वीं तक उसने जो शिक्षा प्राप्त की वो वहाँ से की अपना लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल शाहदरा के अंदर। ये भी वहाँ भी मैडम थी, ये भी अपना यमुना विहार ब्रांच के अंदर में, और वो पढ़ता था मेन ब्रांच जो है वो शाहदरा के अंदर में। अच्छा। तो उसके बाद में वो घर में जैसे अच्छे नंबर वहाँ पे आए थे, तो घर में आने पे बोला 90% के करीब उससे नंबर थे उस समय, 95% के अच्छा। करीब, कि भाई मेरे को अब उस स्कूल में नहीं पढ़ना है। तो मैंने कहा इतना अच्छा स्कूल है और वहाँ पे 10+2 पूरा है, अब स्कूल क्यों चेंज करना चाहते हो? तो उसने बोला कि नहीं जी, मैं गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल में पढ़ूंगा। तो मैंने कहा चलो लोनी रोड में एक ब्रांच है, वहाँ पे आपका कर देंगे, वो शाहदरा में ही है, तो कोई दूर। कहता लोनी रोड ब्रांच में नहीं पढ़ूंगा मैं। उसने कुछ सोचा हुआ था कि मैं इंडिया गेट ब्रांच में ही पढ़ूंगा। फिर मैं उनको लेके इंडिया गेट ब्रांच में गया और बातचीत हुई कि उन्होंने बोला कि भाई बेशक इनके नंबर अच्छे आए हैं, फिर भी हम दोबारा से टेस्ट लेंगे और कंडीशन ये रहेगी कि यहाँ पे कोई वैकेंसी होनी चाहिए 9th के अंदर में। अगर वैकेंसी नहीं होगी, नंबर भी अच्छे आ जाएंगे, फिर नहीं लेंगे। और वो चांस की बात है कि वो नंबर भी वहाँ टेस्ट में अच्छे आए, वैसे भी नंबर अच्छे थे, तो वैकेंसी भी थी। उन्होंने साइंस सब्जेक्ट्स को लिया था। अच्छा। तो उनको वहाँ पे दाखिला मिल गया और ही वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन उस समय में, तो भाई मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे को अपना मनचाहा स्कूल मिल गया। और तब उन्होंने वहाँ से 9th से लेके और 12th तक का एजुकेशन वहीं से हुई, गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल इंडिया गेट ब्रांच से। ओके। और ये उस समय ये नामी स्कूल था दिल्ली का, और उसको फेवरेट भी स्कूल था उसका, इसीलिए उसने उसको लाइक भी किया कि मुझे जाना है। और 8 तक भी, जब तक उसने लिटिल फ्लावर्स में भी पढ़ाई की, तब तक भी उसने पोजीशन में ही रहा, हमेशा पोजीशन में आता था और कभी कोई स्कूल से कंप्लेंट नहीं थी और टाइम का पाबंद, शरारतें नहीं करनी, डिसिप्लिन्ड था। मेन ये था कि डिसिप्लिन था। जो उसके फ्रेंड ने, नर्सरी का फ्रेंड था, उसने बताया कि डिसिप्लिन है। और जब उसका एडमिशन कराया, मुझे एक बात याद आ गई कि उसकी दीदी भी साथ में थी, तो उन्होंने बोला कि इसको फर्स्ट में भेजने के लिए तो थोड़ी मेहनत करवानी पड़ेगी। तो मैं वहीं पर थी, तो मैंने उनसे बोला कि मैम इसको तो अभी केजी में जाना है। तो कहती केजी के लिए तो ये परफेक्ट है। तो मतलब पढ़ाई में वो परफेक्ट था। अच्छा। उसने वहाँ तक बहुत अच्छे से पढ़ाई की और हर साल उसको मेडल मिलता रहा। और वो मेडल संभालते थे तो कहता था कि ये यूं ही पड़े रह जाएंगे। जी। तो उसको उन चीज़ों से इतना लगाव नहीं था कि मुझे मेडल लेना है, बल्कि पढ़ाई में अच्छा था, दीदी के साथ जाना करना। और एक किस्सा याद आता है कि स्कूल में एक बार बस में रह गया और वो बस चली गई, दीदी उतर के घर आ गई और वो बस में सोया रह गया। नींद आ गई थी। नींद आ गई तो बस नेहरू प्लेस पहुंच गई और हम परेशान कि वो कहाँ पर है। फिर जब शाम को साई बस वालों ने उसे देख लिया कि बच्चा है और कार्ड देखा गया कि ये दिलशाद गार्डन का है, तो वापस लाए। तो मैं उसको लिया, तो मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा तुम्हें डर नहीं लगा? कहता क्यों डरना, किस बात का? तो उस टाइम बहुत छोटा था, तो उससे भी पता लगा कि उसके मन में डर तो था ही नहीं। ये अकेला हूँ मैं बस में, बच्चा डरता है, रोता है, ऐसा उसमें कुछ नहीं था। शेर दिल इंसान। नहीं, उसको सबसे पहला जो उसने लिया गिफ्ट अपने से मांगा, जो वो गन, और गन को लेकर के मुझे वो किस्सा याद है, मैं आज भी याद करती हूँ जी। उसने शूज़ डाले, अपनी मिलिट्री कलर की पैंट उसने उसमें सॉक्स में उसको अंदर कर लिया। अच्छा।
और फेस पे वैसलीन लगा के और धूप में खड़ा हुआ गन को चला रहा है। तो मैंने पूछा ये क्या कर रहे हो? कहता दुश्मनों को मार रहा हूँ। पसीने से लथपथ। मैंने कहा ये क्या है? कहता मेरे दाढ़ी में पसीना आ गया है। अच्छा। तो वो उस टाइम तो बहुत छोटा था। तो उसने अपना रूप दिखाया, हम नहीं पहचान सके कि उसने इस तरफ जाना है, और वो उस तरफ जो उसका एम था उसने उस एम को अचीव किया। जी। उस आपने जो पूछा कि भाई कोई याद हो आपको शरारत के बारे में, अब वो जो 8वीं तक जहाँ पे पढ़ा वो तो उसकी इतनी शरारतें वहाँ पे नहीं थी। अच्छा। पर जब वो 9th में आया तो अपना जो शरारत वो करता था, मिमिक्री बहुत बढ़िया करता था। अच्छा। तो एक दफ़ा मेरे पास आके बैठ गया। उस समय मेरे ख्याल वो 10th या 11th में था कि भाई आज कल आपको मेरे स्कूल में जाना पड़ेगा, बुलाया है। मैंने कहा बेटा आपने कोई शरारत की होगी? बोला कि जी शरारत तो कुछ नहीं की, थोड़ी बहुत तो शरारत सब बच्चे करते हैं, मैंने भी की है। अच्छा। बाद में पता लगा जब गए तो कि वहाँ पे जो फिजिक्स के मास्टर साहब हैं वो जब क्लास से निकल जाते हैं तो उसके बाद में बोर्ड में वही बच्चों को पढ़ाता है उनकी मिमिक्री करते हुए कि भाई ये ऐसा है, ये पूरी इक्वेशन लिखी है और इस तरीके से है, वो पूरा उनकी नकल करता हुआ पढ़ाता है। और बाई चांस उस दिन मास्टर साहब वापस आ गए, कोई क्लास में चीज़ भूल गए थे तो उन्होंने उसको करते हुए देख लिया। अच्छा। और उसके बाद में फिर ये मैसेज भेजा कि आप आकर मिलो। तो ये और शरारतें इसी तरीके की थी उसकी, ज़्यादातर नकल उतारने की। मैम मिमिक्री तो मैंने भी की है। एक हमारे फिजिक्स के टीचर होते थे, हम उनकी बहुत मिमिक्री करते थे, बहुत उनका मजाक बनाते थे। नहीं, मिमिक्री तो वो अपने पापा की और सबकी मिनिस्टर्स रिश्तेदारों में सबकी मिमिक्री बहुत अच्छी कर लेता था। किसी की भी उसने मिमिक्री करनी है तो बिल्कुल सेम। और एक जो टॉम एंड जेरी, हाँ टॉम एंड जेरी का तो लास्ट में भी मैं आपको बताऊं कि वो आज भी मुझे वो याद है। वो इतनी प्यारी सी आवाज़ निकाल के कुछ खाने को भी मांगता था तो वो ही आवाज़ भी मांगता था। वो कहाँ से निकालता था वो आवाज़ मुझे आज भी समझ नहीं आता। डोनाल्ड डक की। डोनाल्ड डक उसने बहुत देखी, और मेरे से कुछ भी मांगना है तो उसने डोनाल्ड डक की आवाज़ में वैसे ही बोलना है और मुझसे कुछ मांगना है। जी। तो मिमिक्री आर्टिस्ट तो बड़ा था, गायक था अच्छा। ओके। बहुत अच्छा गाना गाता था। बुल्ला उसने जो गाया वो तो आज भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। और वो मेरे पास 2-3 मिनट की रिकॉर्डिंग मिली है। वो जब वो MBA अपना कर रहे थे तो उस समय शायद किसी फंक्शन में उन्होंने वो बुल्ला गाना गाया था, बुल्ला की जाना में कौन है। तो वो किसी एक गायक का, क्या नाम है उनका गाया हुआ गाना है। वो भी गुरु हरकिशन रब्बी शेरगिल, वो भी गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल के पढ़े हुए हैं। अच्छा। वो सीनियर थे काफ़ी। अच्छा। तो वही सेम गाना उसी ट्यून के अंदर में वो उन्होंने वहाँ पे सुनाया और वो काफ़ी अप्रिशिएट हुआ गाना वो। कैप्टन देवेंद्र के पसंदीदा गेम्स कौन से थे? वो कौन कौन सा गेम खेलना पसंद करते थे? चेस खेलता था। बहुत अच्छा चेस खेलता था। चेस में तो एक बार उसके पापा के मतलब इनके फ्रेंड आए तो वो उनके साथ खेल रहे थे। तो उन्होंने बोला कि तब काफ़ी छोटा था, मैं 8 से भी छोटा था। तो उन्होंने बोला कि उनको बोला कि यार तेरा बेटा तो चेस बहुत अच्छी खेलता है, बहुत दिमाग से खेलता है। बाकी टेबल पर ये भाई बहन पीछे से अपना नेट लगा के टेबल टेनिस और स्क्वैश का बहुत शौक था उसको। स्क्वैश काफ़ी खेलता था। क्रिकेट भी खेला है, स्कूल के अंदर क्रिकेट भी खेले हैं, पर इतना डिवोशन से काम नहीं किया गेम्स के अंदर में, जितना ये पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान था। और जब ये इंडिया गेट ब्रांच के अंदर में इनका वहाँ पे एडमिशन हो गया 9th के अंदर में, तो शुरू में तो 6 महीने इन्होंने बस स्कूल की यूटिलाइज की आने जाने के लिए। और एक दिन बोल दिया कि पापा जी मैं स्कूल बस में नहीं जाऊँगा। मैंने कहा क्यों? कह रहे हैं बड़ा टाइम वेस्ट होता है, मैं DTC की बस के अंदर ही जाऊँगा। और क्योंकि उनको उसको शौक था, क्योंकि वहाँ से जो एग्जीबिशन ग्राउंड्स है वो पैदल ही रास्ता है स्कूल से। और वहाँ पे आर्मी वालों का एक पंडाल हमेशा लगा रहता है। अच्छा। तो वो वहाँ से छुट्टी करने के बाद में बैग लेके वो आर्मी के पंडाल में जाता था और वहाँ पे नए नए इक्विपमेंट्स या कोई भी चीज़ जो डिस्प्ले पे है उनको देखता था। उसके बाद में वहीं से वो बस पकड़ के DTC की तब अपने घर में वापस आता था। अच्छा। उन्हें मैम खाने में क्या क्या पसंद था? खाने का चूज ही नहीं था बिल्कुल। कुछ भी दे दिया, अगर उसे फीका भी दे दिया ना तो उसने कंप्लेंट नहीं की जी। और अगर पूछा गया कि तुमने बताया नहीं कि इसमें नमक नहीं है या तेज तीखा है तो कहता जो खाएगा उसको अपने आप पता चल जाएगा।
तो खाने का ऐसा कोई खास शौकीन नहीं था मतलब उसे कंप्लेंट्स का कोई उसका वो नहीं था, कोई उसके पास कॉलम नहीं था कि कंप्लेंट्स करनी। जैसा कि आपने बताया वो जमीन पे सोते थे। ये तो जब अपना क्लास अपना जब घर आना तो एसी जैसे रात को चला दिया, गर्मी है जी तो जब देखा सब सो गए हैं तो एसी को ऑफ, खिड़कियां खोल दो, जी हवा है। अच्छा और उन्होंने बार बार बोला भी कि भाई मेरे को कोई बंद कमरों के अंदर में मेरा सांस घुटता है, जी मेरे को तो ओपन एयर चाहिए, अच्छा। खुले में। इसीलिए शायद उन्होंने आगे कंप्यूटर साइंस करने के बाद या एमबीए करने के बाद वो जॉब ना करते हुए मिलने के बाद भी आर्मी को प्रेफरेंस दी और आर्मी को ज्वाइन किया। मेरे को लगता है कि ये भी एक बिगेस्ट रीज़न होगा कि भाई मैं एक टेबल के ऊपर बैठ के अच्छा, एयर कंडीशन कमरे के अंदर बैठ के नौकरी नहीं कर सकता, डेस्क जॉब नहीं करनी नहीं है। करूँगा। तो वो बार बार कहता भी था। और जब इनका सिलेक्शन जैसे हो गया आर्मी आईएमए के अंदर में, अभी इन्होंने अपना भरा था तो मुझे फ़ोन आता है, देन ही वाज इन एमबीए, अच्छा, सेकेंड ईयर था उनका, या थर्ड सेमेस्टर था या सेकंड सेमेस्टर था, कि भाई मेरा जो है वो उसमें आईएमए देहरादून में सिलेक्शन हो गया है और मैं अब उसको ज्वाइन करना चाहूँगा। तो तब मैंने बोला कि भाई आपने देखो बीटेक किया, आपने एमबीए किया, आपको ये जो आपका कैंपस सिलेक्शन से अच्छी कंपनी भी मिल गई है मल्टीनेशनल, उनका डिलॉयट में भी सिलेक्शन हो गया डिलॉयट था में ना? सिलेक्शन हुआ था। तो अब आपको आर्मी में मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आपको एक लाइन मिल चुकी है। तो कहने लगा क्योंकि ऑलवेज हमारी आपस में बहुत हेल्दी डिस्कशन होती थी और वो हर बात को हम आपस में करते थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरी प्रेफरेंस जो है वहीं जाना है। फिर हमने बोला भाई, मैंने बोला कि भाई ठीक है, अगर आप आर्मी में ही जाना चाहते हैं तो फिर हम वी विल सपोर्ट यू, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वहाँ खुशी मिलती है, वहीं जाना चाहते हैं, तो हम आपके कैरियर के अंदर में, आपके रास्ते के अंदर में रुकावट नहीं बनेंगे। जब उन्होंने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया, क्या कभी आप लोगों को डर या चिंता महसूस हुई कि आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? कई बार वहाँ काफ़ी ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो जाता है, कई बार जान भी चली जाती है। कभी आप लोगों को उस टाइप का डर महसूस हुआ? देखिए, डर जैसी तो कोई मतलब डर तो आप इंसान है तो वो डरता है, लेकिन अभी ये सब सुनते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि हिंदुस्तानी है जो मौत से नहीं डरता। आपके पास तमाम ऐसी कहानियाँ हैं, ऋषियों से लेकर आपके जो फौजी हुए हों या जो भी हुए हैं, कि हमने मृत्यु के अर्थ को भी एक अलग तरह से जिया है। तो डर तो नहीं था, लेकिन मैं ये कहती थी कि मतलब एज अ सिस्टर की ज़्यादा मतलब केयरफुल रहना। मैं ये नहीं कहती थी कि रिस्क मत लेना, बट केयरफुल रहना। बट आई थिंक जो उसका जवाब था वो बिल्कुल ऐसे फियरलेस वाला जवाब था, और तो मुझे लगा कि इसमें आर्ग्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड जो सोल्स होती हैं वो डिसाइड करती हैं अपनी डेस्टिनी जी। या तो वो डिसाइड करती हैं, और नहीं तो हमारे पास जैसे इसकी यूनिट है, उसका जो एक इंसानिया है वो दधीच का वज्र है। एंड वी ऑल आर फेमिलियर विद द स्टोरी ऑफ ऋषि दधीच, की ज़रूरत पड़ने पे अगर इफ़ यू हैव टू गिव योर लाइफ देन देयर इज़ नो सेकंड थॉट। सो उसकी फियरलेसनेस वैसी थी, तो मुझे लगा नहीं, मैंने भी कभी उसको फिर हमारी बात बहुत लंबी हुई इस बारे में, मैंने वॉज इन कश्मीर, बट ही वॉज फियरलेस। दिस इज जब होगा तो फिर तो कुछ भी हो तो इसमें आपका कंट्रोल नहीं होता, या जो भी डेस्टिनी है, या टू बी फियरलेस। आई थिंक टू बी चूज टू बी फियर मतलब आपको निडर रहना है, मतलब निर्भय रहना है, तो वो ऐसी उसकी सोच थी। बल्कि मेरा था कि थोड़ा केयरफुल हो सकते हैं, पर उसका था कि नहीं। मैंने बल्कि कोशिश की थी, जब ये आर्मी के अंदर इंसिस्ट कर रहा था कि मैं जाऊंगा, तो ये छुट्टी पे आया भी था। तो मेरे जो अपना कंपनी में डाबर इंडिया लिमिटेड में रहा हूँ, तो वहाँ पे इसकी सारी बीटेक के दौरान मैंने ट्रेनिंग्स वगैरह वहीं से करवाई हुई, अच्छा, कंपनी से ही। तो काफ़ी जो सीनियर पोजीशन पे बैठे लोग हैं जो आईटी डिपार्टमेंट में, वो हमारे फ्रेंड थे, तो वो भी जानते थे देवेंद्र के बारे में। तो मैंने उनसे बात की, हमारे जो आईटी के हेड थे, तो भाई ये मान नहीं रहा है, आप ज़रा इसको समझाइए, और इसको अभी अच्छी कंपनी में ऑफ़र भी आ गया है, फिर भी ये मान नहीं रहा है। मेरा ख्याल है कि आपके कहने से समझ जाए शायद,
तो जब ये फिर मैंने इसको बोला कि बेटा तुम आज ना डाबर हो आना जरा, वहाँ आपको वहाँ अंकल जो थे वो याद कर रहे थे, मेरी फ़ोन पे बात हुई है, तो वो ज़रा मिलना चाहते हैं। तो मेरे से जानता हूँ सबको था, तो बोला ठीक है मैं मिल लूँगा जी। ही वेंट देयर, और उसके बाद मेरे कल वहाँ से कॉफ़ी पी के वापस आ गया। अच्छा। तो पीछे पीछे फ़ोन भी आ गया कि भाई ये मानेगा नहीं, इसने अपना पक्का निश्चय किया हुआ है कि मुझे जाना ही है। हमने बड़ा समझाया था कि भाई अगर आप इस कंपनी को कंटिन्यू करते हो तो वर्ल्ड की 2-3 कंपनियां अच्छी टॉप की हैं, वही आपको बारी बारी से लेती रहेंगी और आप ऊपर बढ़ते जाओगे। पर वो माना नहीं, तो वो मानेगा नहीं। उन्होंने मुझे ये फीडबैक दिया। तो मैंने जब आया तो मैंने पूछा कि भाई कैसे मीटिंग अच्छी रही गर्ग साहब से, हो मिस्टर गर्ग हमारे वहाँ के आईटी के हेड थे। तो उन्होंने कहा हाँ अंकल से बात हुई थी, वो मुझे समझा भी रहे थे कि भाई वहाँ नहीं जाना है। मैंने कहा भाई मुझे जाना ही है और इसमें कोई वो दो राय नहीं है, और मैं बिल्कुल पक्का निश्चय मेरा कि मुझको ज्वाइन करना ही है। और उसने खैर मुझे ये भी नहीं कहा कि आपने मुझे इसलिए भेजा था, वो मिल के आ गया, बातचीत कर ली और कोई इसका जिक्र भी नहीं हुआ। तो पर ये पता लग गया कि वो बदलेगा अपना अड़े। क्या उन्होंने आर्मी ज्वाइन करने के लिए कोई कोचिंग ली थी? क्या किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू वो गए थे? नहीं, कोई कोचिंग ऐसी नहीं की कभी भी, पर वो बहुत शौक से हर चीज़ को पढ़ना और देखना समझना और क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं वो जानना। बस जहां आप ट्रेनिंग के बात करेंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 2 लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के लोग थे जिन्होंने ज्वाइन किया था एज ए सिक्योरिटी हेड, कर्नल रैंक के थे। तो उनसे मैंने इनकी बात करवाई कि भाई ये मेरा बेटा जो है ये एडमेंट है कि आर्मी में जाना चाहते हैं। उस समय ये बीटेक ही कर रहा था, तो क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला कि जो जो चीज़ें उन्होंने बताई इस तरीके से आप कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, ये लिटरेचर पढ़ सकते हैं, उसी तरीके से उसने वो चीज़ लिटरेचर ज़रूर पढ़ा होगा। पर ये कोशिश में लगा रहा, पर वो जो सफलता मिली वो तभी मिली जब वहाँ इलाहाबाद में IIIT में इन्होंने ज्वाइन कर लिया और अपना कोर्स ऑलमोस्ट पूरा ही हो चुका था, लास्ट का सेमेस्टर बाकी था। तो तब ये हुआ कि नहीं जी मेरी लास्ट अब ये इसके बाद मैं ओवर एज हो जाऊंगा तो मुझे ज्वाइन करना ही है, और मुझे इस समय सिलेक्शन भी मेरी हो गई है, तो मुझे IMA देहरादून ज्वाइन करना ही करना है। जब कैप्टन जस ट्रेनिंग के लिए IMA गए तो उस टाइम आप लोगों को कैसा महसूस हुआ? उनसे पहली बार शायद आप कभी दूर हुए होंगे, तब आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा था? नहीं, वो हमारे लिए कोई नया एक्सपीरियंस नहीं था। जब वो व्हेन ही डिड बीटेक ऑल्सो, तब भी वो हॉस्टल में रहा 4 साल। तो जब वो देहरादून इसके वहाँ पे गए MBA करने के लिए, तब भी हॉस्टल में ही रहे। तो वो 10+2 तक तो हमारे पास रहे जी, और उसके बाद में हमेशा ही हॉस्टल में रहे। पर जब इन्होंने बोला कि भी हमको जाना है तो खुशी भी थी कि चलो जी हमारी परिवार में कोई आदमी कोई भी वैसा है नहीं जो आर्मी में गया है, फर्स्ट है। अच्छा। और ये आर्मी में जाएगा तो चलो अच्छी चीज़ है। और आर्मी का रेपुटेशन हमारा कंट्री के अंदर, वर्ल्ड के अंदर में बहुत है, इंडियन आर्मी का। तो वो प्राउड फील हो रहा था कि अच्छी बात है जी, जाना चाहता है तो ज़रूर जाए। और मन में ये भी सेटिस्फेक्शन थी कि ये नहीं है कि इनको कोई नौकरी नहीं मिली, मजबूरी में जा रहे हैं, ये बात नहीं है जी। वो तो एक अच्छी नौकरी छोड़ कर गए हैं। हाँ, चूज अपने अपनी मर्जी से गए हैं। इसके लिए तो बेटा शुरू से ही अपने आप को ना प्रिपेयर करता रहता था। वो मैंने एक दिन देखा कि अपने रूम में वो इक्विपमेंट नहीं थे, उसके बावजूद भी अपना पसीना बहाना, अपनी बॉडी बनाना। और बीटेक में भी उसके फ्रेंड्स बोलते थे कि ये पूरा जिम इसने पूरा जिम ही वहाँ डेवलप कर लिया था जी। अब हॉस्टल के अंदर ही, अपने हॉस्टल कमरे के में। अंदर। हाँ, उसमें लगा रहता था और साइकिलिंग करना, ये उसको शौक थे अंदर से। हमने चाहे उसको दी ये फैसिलिटीज़ नहीं दी जैसे भी था, बट उसने अपने आप को पूरा फिट किया हुआ था आर्मी के लिए। उसका अंदर से ही जो, जैसे मैंने आपको बताया पहले कि 3-4 साल की उम्र में बच्चा जो है वो गन लेके खड़ा हुआ है जी। तो उससे समझ में आ गया था कि उसको आर्मी में ही जाना है, और वो आर्मी में ही गया। और फिर उससे फिर पैरा SF1 में जाना, वो एक अलग किस्सा है उसका। क्योंकि ही वाज बीइंग टेक्निकल। जब उसका सिलेक्शन हो गया तो उसको टेक्निकल साइड में मिलना था जॉब। तो उनको जो जॉब मिला वो इसमें मिला आपका सिग्नल्स के अंदर, ऑप्स और सिग्नल्स। तो
वो एक्चुअली इन्फेंट्री में जाने के लिए बेताब था। तो उन्होंने पहली अपनी जो पोस्टिंग हुई वो जोधपुर में हुई, और जोधपुर जबलपुर जो सिग्नल्स के पोस्टिंग्स हुई। तो 2000 समझिए कि ये 8 जनवरी से पहली पोस्टिंग शुरू हो गई थी IIM देहरादून का ट्रेनिंग पूरा होने के बाद। तो वहाँ इसके जो मित्र हैं वो किस्सा बताते हैं कि इसका हमेशा ही जो झुकाव था वो स्पेशल फोर्सेस की तरफ था। तो वहाँ एक दफ़ा किसी होटल के अंदर रेस्टोरेंट में सब लोग ये गए हुए थे, अपना खाना वाना खा रहे थे। वहाँ कुछ SF के स्पेशल फोर्सेस के बंदे बैठे हुए थे जी। तो वो भी वहाँ उसी रेस्टोरेंट में थे। तो वहाँ इनकी मुलाकात हुई और उनसे बात की कि भाई मैं जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया कि भाई आप ये वॉलंटरीली है होता है, अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको कोई रोकेगा नहीं जी। तो आप अपना अप्लाई कीजिए और फिर आपका वहाँ नए सिरे से पूरा का पूरा ट्रेनिंग सिलेक्शन होगा। अगर आप मेंटली फिजिकली फिट हैं तो आप लिए जाएंगे, फिर ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग में अगर पास कर जाते हैं तो उन्होंने उसको रास्ता वहाँ दिखाया। स्पेशल फोर्सेस के जो सोल्जर्स वहाँ पे थे, ऑफिसर्स थे सारे, तो उन्होंने सारा रास्ता बताया और उसी रास्ते पे चलते हुए इसने अपना 1 पैरा में बोला जाने के लिए रिक्वेस्ट डाला और वहाँ फिर इसका सिलेक्शन हुआ। और ये 2008 में मेरा ख्याल 2009 जनवरी से इसकी जो कॉल थी वो आ गई 1 पैरा ज्वाइन करना है और वहाँ पे ही आपकी सिलेक्शन होगी, वहीं आपकी ट्रेनिंग होगी, क्योंकि उसमें पूरी की पूरी 1 पैरा कश्मीर में थी जी। तो ये अपना वहाँ कश्मीर में पहुँच गए और वहाँ इनकी फिर नए सिरे से जो सिलेक्शन हुई, जो भी क्राइटेरिया उनका रहता है उसमें बताते हैं कि बहुत टफ होता है क्राइटेरिया, दूसरी फौज से काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर्स हाई हैं। तो वो सब क्लियर किए, पहली दफ़ा में क्लियर कर लिए और वहीं पे उनकी ट्रेनिंग हुई और वहीं उनका फिर अप्रैल 2009 में एज ए पैराट्रूपर, एज ए मैरूनिंग का जो प्रोसीजर होता है वो किया गया जी। तो ये सारा का सारा वहीं पे हुआ कश्मीर के अंदर में और वहाँ से फिर वो रेगुलरली अपना जाने लगे, जो उनकी ड्यूटी दी जाती थी वो करने लगे थे। उस समय कुपवाड़ा में था पूरी की पूरी यूनिट जो थी। जी। अच्छा, इनका जो प्रोबेशन हुआ था क्या वो मेजर मोहित शर्मा के अंडर हुआ था जिन्हें अपनी वीरता के लिए अशोक चक्र मिला हाँ, था? उस समय मोहित जो थे वो ये मेजर मोहित शर्मा वहीं पे थे कुपवाड़ा में ही पूरी यूनिट के साथ में और वो एक्टिवली आगे चल रहे थे, काफ़ी लीड कर रहे थे। तो उनको ट्रेनिंग जो थी वो उनके दौरान उनकी ही जो टीम थी उसी के अंदर में पहले इनको लिया गया जी। तो उसी टीम के अंदर में तो ये देविंदर भी उनके साथ था और ये उनके साथ रहा है काफ़ी और काफ़ी ऑपरेशंस में गए भी होंगे इकट्ठे, पता नहीं है, क्योंकि हम लोगों का ये है कि हमने कभी भी बच्चों को फॉलो अप इतना ज़्यादा नहीं किया, शुरू से आदत ही नहीं है कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, क्या काम कर रहे हो, कैसा आपका चल रहा है। तो हम लोगों को कभी भी ऐसा, हाँ उनका फ़ोन आ जाए तो हम सुन लेते थे, हम कहते थे कि भी कोई डिस्टर्बेंस होगी, हमारे को फ़ोन नहीं करना चाहिए, एक आदमी अपनी कंसंट्रेशन से काम कर रहा है, हमारे करने से उसकी जो कंसंट्रेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हमने बहुत लीस्ट फ़ोन करते थे उसको, हाँ उसका फ़ोन ज़रूर तीसरे चौथे दिन आ जाता था। तो उस समय सारी बातें होती थी, 10 मिनट बात की, 5 मिनट बात की, इसी तरीके से बात चलती थी जी। और वो मोहित शर्मा के साथ में काफ़ी दिन रहे होंगे ज़रूर। जब उन्होंने ट्रेनिंग करी स्पेशल फोर्सेस के लिए, पैराशूट रेजिमेंट के लिए, तो क्या उस टाइम के उन्होंने कुछ किस्से, कुछ ट्रेनिंग के बारे में आप लोगों को कुछ कभी बताया उन्होंने कि कैसे ये ट्रेनिंग करते हैं, क्या करते हैं वो, कैसे उन लोगों को एक ऐसा कमांडो बनाया जाता है जो देश के लिए कुछ भी कर जाता है? ये सबसे बड़ी सीक्रेट बात है कि आज तक उन्होंने कभी फैमिली से शेयर नहीं किया, मुझसे शेयर किया हो सिस्टर से। नहीं, एक्चुअली उस वक्त क्या था कि कश्मीर में मोबाइल अलाउड नहीं था, सो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग कभी कोई असाइनमेंट ऐसा चाहिए होता था तो ही यूज्ड टू कॉल मी। तो कभी मैं कुछ नोट्स ढूंढ के या ऐसे कुछ उन टॉपिक्स पे हमारी बातचीत होती थी जो इनको टास्क देते होंगे वहाँ पर, बिकॉज सभी तरह के टास्क होते हैं, सिर्फ मतलब फौज का ऐसे नहीं होता, कुछ कभी जवानों को संबोधित करना है, उनको कोई टॉपिक दिया जाता है। तो मुझे याद है एक बार एकेडमी इंस्टीट्यूशन और उसमें क्या फ़र्क है ये बताइए, तो फिर वो भी थोड़ा खोज के भेजा था।
असॉल्ट राइफल, स्पेशल असॉल्ट राइफल्स क्या होती है, इस तरह के टॉपिक्स। तो उस दौरान मेरी मतलब काफ़ी बात होती थी। फिर लास्ट तो जब मोहित सर की न्यूज़ आई थी तब ये आए भी थे। ओके। तो उसके बाद उस जब उनका फ्यूनरल हुआ था तब नहीं। तो बस वो ट्रेनिंग पीरियड की तो हाँ काफ़ी बातें उन्होंने मेरे साथ शेयर की कि हमारे से कैसे ज़्यादा मुश्किल दीदी से होती शेयर है। की मैंने। पर ये जो बात है कि वहाँ पे क्या हम करते हैं, क्या होता है, ये कभी हमारे साथ डिस्कस नहीं किया है। हमारे बड़े सेम स्पष्ट क्वेश्चन होते थे कि बेटा ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? और नहीं जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ दिक्कत किस बात की है? वहाँ तो मौज ही मौज है, चारों तरफ पेड़ है, अच्छी हवा है, कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है, सब बस बढ़िया। जब आए थे तो फोन नहीं था और हम तो यहाँ जो हाथ है वो मतलब ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि आपने जैसे पूछा कि आईएमए के ट्रेनिंग में वो टफ ट्रेनिंग थी, लेकिन उसके बाद जब एसएफ की ट्रेनिंग में वो जो निशान थे वो शरीर पे विजिबल थे, पूरी स्किन हार्ड हो गई थी, पूरी स्किन निकल रही थी। एंड उस वक्त मुझे लगा कि ये थोड़ा ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा हुआ है जो भी हुआ है। तो उसने कहा कि हाँ ये तो नॉर्मल है, ये पूरा स्किन डेड हो गई थी, हाथ के अंदर ऐसे निकल रही थी डेड स्किन। मतलब मेरे साथ जब वापस आ रहे थे गाड़ी में मुझे कहने लगे कि अब मुझे इतनी दुनिया देख के ना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि वहाँ तो दूर दूर तक जहाँ हम जंगलों में हैं कोई भी नहीं होता है। तो एकदम से इतनी दुनिया को देखकर मतलब बहुत टाइम बाद मैं इसको देख रहा हूँ। तो ट्रेनिंग के दौरान मतलब यही था कि काफ़ी लास्ट में भी कुछ ऐसे मतलब इश्यूज थे, मतलब इश्यूज इन द सेंस जो टास्क उनको दिए गए तो बता रहे थे जो मेरे साथ थे वो सब कुछ हुआ और मैं ऐसे खड़ा रहा और वो आदमी झल्ला गया, मतलब मेंटल जब उसका चेक किया कि स्ट्रेंथ की कितना बर्दाश्त कर सकते हैं तो वो गुस्से में आ गया कि बस और मत करो। और मैं ये मुझे बताया दलंदर ने कि मैं ऐसे ही खड़ा रहा, मतलब जो भी लोग आसपास कह रहे थे या कर रहे थे मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। तो ये एक उनका मुश्किल टास्क था। या आप ये कह रहे हैं कि मेंटल स्ट्रेंथ भी चेक करते थे, तो मेंटल, एकेडमिक, फिजिकल तीनों। जी। वो आया भी है तो उसने फुल स्लीव की शर्ट डाली हुई, तो फ्रेंड्स ने पूछा, फ्रेंड्स ही बता रहे थे हमें, पहले तो बातें मालूम नहीं थी हमें, तो उसे स्कूल फ्रेंड्स ने पूछा कि तूने यार पूरी बाजू की शर्ट क्यों डाली हुई है? तो कहता कि इसके अंदर बहुत कुछ है कि मम्मी देखेगी तो मम्मी परेशान हो जाएगी, इसलिए मैंने क्योंकि उसकी पूरी बाजुएं जो थी छिली हुई थी बिल्कुल। तो इतनी हार्ड टफ ट्रेनिंग के बाद भी वो फेस पे उसको कुछ नहीं आता था। नहीं वो हमेशा नॉर्मल रहता है, बहुत ऑलवेज नॉर्मल। और जब उसका पासिंग आउट हुआ है तब भी उसको एक रात पहले हम पहुंच गए थे वहाँ पर, वो मिलने के लिए आया हमें, तो उसको बहुत हाई फीवर था। तो मैंने ऐसे ही हाथ लगाया, मैंने कहा बेटा तुझे तो बहुत हाई फीवर है। कहता नहीं आप मम्मी हो ना इसलिए आपको लगता है। अच्छा। और उसे फीवर था, और उस फीवर के दौरान ही उस बच्चे ने, जब उसका 2007 में पास आउट हुआ है, तो उस दिन फेस पे नहीं लग रहा था कि उसको, हाँ पूरी परेड होती है, 3-4 घंटे का उनका जो होता है प्रोग्राम होता है सारा उसमें। तो उसमें बता के गया कि मैं इस वाली कंपनी में इस लाइन में होऊंगा, आप मुझे वहाँ से देख सकते हो। तो हमने उसको पूरा देखा। तब ये कि वो इतना अंदर से हार्ड बच्चा था कि कुछ भी उसके चोट भी लग जाएगी तो वो आपको नहीं बताएगा। और एक और किस्सा है कि जब यहाँ पे आया हुआ था ये अपने एसएफ की पैरा 1 की ट्रेनिंग के बीच में, तो उसके घुटने में बाल त्रोड़ बोलते हैं, जैसे कि बाल खींच जाते हैं, जो हेयरी बॉडी थी, तो वो घुटना सूज गया था और उसे बहुत फीवर था। तो मैंने रात को उठ के देखा, मैंने कहा कि क्या कर रहे हो? कहता कुछ नहीं। तो सुबह फिर उठे तो देखा इन्होंने, मैंने इनको बोला मैंने इसको बहुत फीवर है और ये मुझे लगता है रात भर सोया भी नहीं है। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहता कुछ नहीं, बस इस पर ग्लिसरीन लगा रहा हूँ कि ये फट जाए, मुझे जाके फिर ट्रेनिंग जंपिंग जो कुछ भी करना है उसका। तो फिर ये उसको लेके गए डॉक्टर के पास, और वो मेडिसिन हमारे पास वापस वैसे ही आ गई, क्योंकि उसने वो मेडिसिन खाई नहीं। और ट्रेनिंग पूरी की उसने, और ट्रेनिंग में सिलेक्ट भी हुआ। तो इतना अंदर से वो स्ट्रॉन्ग बच्चा था, बहुत स्ट्रॉन्ग। आपने पूछा था कि भाई घबराहट कभी हुई? ट्रेनिंग के दौरान एक दफ़ा हमने न्यूज़ पढ़ी, जब ये आई में देहरादून की ट्रेनिंग चल रही थी, कि भाई वहाँ पे
जो हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए जो उनका इंस्ट्रक्टर है वो भी थोड़ा जख्मी हो गए हैं, और जो आपका वहाँ पे एक वो बंदा जो उसको उसकी डेथ हो गई है। ये न्यूज़पेपर में एक लाइन 2 लाइन थी, वो मैंने पढ़ ली। फ़ोन किया कि ये क्या हो गया भाई वहाँ पे। उसने बोला जी आज ये तो हो जाता है, हैंड ग्रेनेड की ट्रेनिंग चल रही थी तो उसमें एक हमारा जेंटलमैन कैडेट वो चला गया है, और जो दूसरे उस्ताद जी हैं वो भी काफ़ी इंजर्ड हैं। बाद में पता लगा था वो भी डेथ हो गई 2-3 दिन के बाद में। तो उसमें घबराहट हुई कि भाई ये क्या है। वो कहने लगे ये तो सारी चीज़ें हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है, तो इसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। और बीच में 6 महीने के बाद में वहाँ ट्रेनिंग से छुट्टियों में यहाँ आए। मेरे कल 15 दिन की या 20 दिन की छुट्टी मिलती है, और आते ही पहले दिन बोला कि जी मुझे जो आपकी स्विमिंग के अंदर मैंने ट्रेनिंग लेनी है। मैंने कहा स्विमिंग पूल तो अपनी सोसाइटी में है। जी। बोला ये स्विमिंग पूल तो बच्चों का है, मुझे बड़े वाले में वहाँ देखना कहाँ, आसपास देखो कहाँ है मेरे को। मैंने कहा वो तो हमारी फैक्ट्री के पास में साहिबाबाद में है एक, तो कहते वहीं चलते हैं चलो। हम दोनों गए। इसको मैंने वहाँ जो फीस थी 1 महीने की भरी, और ये उन्होंने बोला कि जी सुबह 6 बजे का टाइम है। जी। तो ये सुबह 6 बजे पहले दिन मैंने उसको बोला गाड़ी ले जाना, गाड़ी लेके नहीं गया। तो मैंने उसको जब आया वापस, मैंने कैसे गए, कहते यहाँ 5 किलोमीटर तो है सारा, इतना तो हम वैसे भाग लेते हैं। तो मैं तो भाग के चला गया था। मैंने कहा नहीं तुम कल से गाड़ी लेके जाओ। और ऐसे नहीं कहते नहीं इतना तो 6-7 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। तो मैंने कहा चलो फिर भी ठीक है, पर हमारा भी ध्यान रखो भाई, गाड़ी ले जाया करो सुबह, कहीं हमको जाना नहीं है, हमको तो ऑफिस 8-8:30 बजे के बाद जाना है। जी। तो 1 घंटा 1.5 घंटा वहाँ पे जाता रहा। तो इस तरीके के किस्से हैं जो उनके हैं। जब उन्होंने आर्मी ज्वाइन करी तो उनकी पोस्टिंग किस किस जगह पे हुई? क्या वो कभी आपको साथ लेके गए अपनी पोस्टिंग में? नहीं, मैंने जैसे बताया कि पहले उनका जो सिग्नल के दौरान तो जबलपुर और जोधपुर में पोस्टिंग रही, और उसके बाद फिर इनका एक यंग ऑफिसर्स का कोर्स होता है, वो इसमें इनका आ गया था। तो ये वहाँ से 2 जगह से वो महू के अंदर में होता है, तो वहाँ पे ये आ गए। हाँ, महू में ज़रूर गए थे, ये भी गए, मैं भी गया था, अलग अलग गए थे। ये दोनों मम्मी और बेटी गए थे साथ में। मैं शायद अपने ब्रदर इन लॉ के साथ में गया था, बाद में गया था। अकोमोडेशन नहीं मिलती ना लोगों को, वो कोर्स के लिए होता है, तो उनकी बैचलर्स अकोमोडेशन होती है। हम लोगों के लिए गेस्ट हाउस 1-2 दिन के विजिट के लिए होता है। तो मैं रक्षाबंधन पे गई थी। कैप्टन जस के दोस्तों के बारे में आप कुछ जिक्र करना चाहेंगे? उनके दोस्त कौन कौन थे, उनके क्या नाम है, वो क्या कर रहे हैं आज? दोस्तों के बारे में, फौज के जो दोस्त हैं, बीटेक के दोस्त तो आज भी हमारे, मैं बहुत पीछे से शुरू करता हूँ। जो आप बचपन के जो थे 8वीं तक के बच्चे, उनमें से भी 1-2 बच्चे हैं जो कि हमारे टच में हैं और वो मिलते रहते हैं। और बाकी बीटेक के जो बच्चे हैं, जो आपके 10+2 के बच्चे हैं, जो इन्होंने वहाँ पे किया वहाँ से गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल से, उनकी मुलाकात शायद नहीं हुई, बीच में 2-3 दफ़ा हुई थी। वो सब अब अच्छी जगह सेटल्ड हैं, कोई विदेशों में सेटल्ड हैं, कोई यहाँ ही नौकरी कर रहे हैं, तो वो बिजी हैं, तो उनसे भी 1-2 दफ़ा मुलाकात हुई है। पर जो बीटेक के बच्चे हैं वो आज भी मिलते हैं, चाहे यूएसए से आए, वो अभी भी हमारे को घर मिल के जाते हैं। अच्छा। उनके फ्रेंड्स जो हैं, मैंने भी उनको विजिट किया यूएसए में। हाँ, ये भी अभी पीछे यूएसए होके आई हैं और उनके यहाँ जाकर रही हैं उनके घरों में। आप उनमें से किसी खास दोस्त का नाम लेना चाहेंगे जो उनके बहुत दिल के करीब था? बताओ। जसी है, तेजिंदर है। जसी कैलिफोर्निया में है, वो बठिंडे से बिलोंग करते हैं जी। और बस उनकी यही इंसिडेंट है कि उनके काफी दोस्त इंजीनियरिंग के दौरान रहने आए थे, तो वो नहीं आया था। तो उसकी डायरी में लिखा था, जो डायरी होती है ऑटोग्राफ की, तुम मेरे घर नहीं आए। तो वो डायरी जो है, तो वो अब जब भी इंडिया आते हैं जसी, वो हरदम यहाँ आते हैं। और जब मैं उनके घर गई तो उन्होंने मुझे वो डायरी दिखाई भी। जी। वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, जिसे आप ये कह सकते हैं ना, कि उसकी वो जो फीलिंग्स जो उसके दोस्त की हैं, वो बहुत ही मजबूत तरीके से उसने, मतलब वो डायरी मुझे दिखाया कि ये देखो जस ने क्या लिखा था, मतलब जस बोलते थे उसको। तो वो दोनों का, तजिंदर का भी और उनका भी आना घर पे होता है। हमें भी वो लोग इनवाइट करते हैं कि आप घर पे आइए, हमारे साथ रहिए। तजिंदर बटाले से शायद बिलोंग करते हैं, मगर इस वक्त न्यू जर्सी में। 3-4 इनके फ्रेंड्स हैं जो सारे के सारे बाहर ही सेटल्ड हैं और उनसे टच में रहते हैं हम लोग। वो मिलते भी हैं, जब भी इंडिया आते हैं मिलते हैं। गौरव गीत जो है वो स्कूल के हैं, वो कनाडा हैं। हाँ। तो वो जब अभी आए, काफ़ी टाइम नहीं हुआ वो इंडिया नहीं आए, पर ईमेल से या फ़ोन से
वो भी बात करते रहते हैं। और गौरव गीत जो है, क्योंकि इसको माउथ ऑर्गन का भी शौक था और बैक पाइप का भी। अच्छा। बैक पाइप बहुत अच्छा बजाता था और माउथ ऑर्गन भी बहुत अच्छा बजाता था देवेंद्र। तो वो स्कॉटलैंड था तब गौरव गीत, इसका स्कूल फ्रेंड GHPS का, तो वो इसके लिए दोनों गिफ्ट लेके आया था। हाँ, अनफॉर्चुनेटली बीच में ये घटना हो तो गई। उसने पूछा कि मैं क्या करूं इसका। मैं दीदी से बात की कि दीदी मैं तो उसके लिए बैक पाइप लेके आया हूँ। तो फिर इसने पापा से बात की तो इन्होंने बोला कि बेटा लाया बैक पाइप, तो क्योंकि GHPS में वो प्रोसेशन निकलता है ना, गुरुपुरुष के जो उसमें ये बैक पाइप, वैसे इंस्ट्रूमेंट सारे बजाता था बट बैक पाइप का तो इसको बहुत शौक था। तो उसने फिर वो जो बैक पाइप है वो देवेंद्र के नाम GHPS इंडिया गेट में डोनेट किया। वो हमने डोनेट के साथ, मैं गया था साथ में, फ्रेंड भी गया था, हमने वो वहाँ पे डोनेशन में उस टाइम इनके जो प्रिंसिपल सर थे वो घुमन सर थे, तो उनको डोनेट किया। उस बच्चे ने आया स्कॉटलैंड से और इसके नाम से उसने डोनेट किया बैक पाइप। वो आज GHPS में बैक पाइप। एक घटना मुझे और याद आई जो इसके फ्रेंड ने बताई थी, वो आजकल वो भी USA में ही है। जब ये MBA कर रहे थे तो इनकी कैंपस सिलेक्शन चल रहा था, कुछ बच्चों का हो गया था, कुछ बच्चों का नहीं हुआ था। तो अगले दिन ये HCL से लोग आने थे, वहाँ पे विजिट करना था, सिलेक्शन वो सिलेक्ट करने के लिए बच्चों को। तो जिसका नहीं हुआ था उसने इसको बोला कि यार तो आज तुम जाना, जरा ध्यान से जरा प्रार्थना करके जाओ, हमारा भी कोई सिलेक्शन हो जाए। आज वहाँ ड्यूटी लगाते हैं स्टूडेंट्स की कि भाई आज फलां आदमी जाएगा, उनको स्टेशन से रिसीव करेगा और उनको वहाँ पे गेस्ट हाउस में छोड़कर फिर अपना जो नाना धोना है वो करेगा, उसके बाद जो होगा वो। तो ही वेंट देयर, वहाँ गया और जब ये वापस आया तो इसने बोला कि यार कुछ रास्ते में बातचीत हुई उनसे, तो मेरे नाम की कोई सिफारिश कर देनी थी। कह रहे यार तू चिंता मत कर, ये ले मेरा एक चार्म है ये स्पेशल, तू इसको रख ले अपने पास और तेरी नौकरी लग जाएगी। तो कुछ नहीं, वो प्लेटफॉर्म टिकट थी इलाहाबाद की, वो दे दी और वो उसके बच्चे के पास में आज भी रहती है अपने पर्स के अंदर में, क्योंकि उसका नेक्स्ट डे नौकरी लग गई थी। जसप्रीत। और फिर उसी दिन उसकी नौकरी HCL में लग गई। और वो भी HCL में है। हाँ जी, अब तो विदेश में, अब तो विदेश में लंदन में है वो। क्योंकि उसके MBA फ्रेंड्स भी अभी भी टच में है। मैं उनका नाम मतलब सुमित छारिया, असीम मनूचा, यादविंदर कनाडा में है और सुमित छारिया और असीम दोनों यूनाइटेड स्टेट्स में। सुमित छारिया से मैं मिली हुई थी। एक्चुअली 2010 के अंदर में जसविंदर यही था, जसप्रीत यही था, देहरादून वाला। तो उसने मेरे को पर्स में से निकाल के दिखाया, कहता जी अंकल अभी भी मेरे पास ये रहता है, हमेशा रहता है, इसको मैं रखता हूँ अपने पास जी। और वो रोने नहीं देता, मेरी आंखों में आंसू है तो कहता आंटी नो, आज आंखों में आंसू है, इसके बाद कभी आने नहीं चाहिए, क्योंकि वो अंदर से इतना स्ट्रांग था, हम आपको बयान नहीं कर सकते। स्पेशल मिलने के लिए आया। और देहरादून में जब इसकी ट्रेनिंग थी तो उसकी मम्मी ने इसके लिए पिन्नियाँ बना के दी। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि पिन्नियाँ भी देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कुछ समझ भी नहीं थी। ये था कि बस आर्मी में गया है। अच्छा। तो फिर उसने देवेंद्र ने बताया मुझे कि मम्मी जस्सी मुझे मिलने आया था और उसकी मम्मी ने मेरे लिए पिन्नियाँ बना के भेजी थी। तो वही जस्सी जो था जब यहाँ पर आया मिलने के लिए तो उसने वो दिखाया और कहते अंकल ये मेरे पास आज भी है और ये हमेशा रहेगा। तो बच्चे एक एक चीज़ इसकी है, किसी के पास उसका जो ये हम डालते हैं बैंगल, किसी के पास ये है कड़ा दिया हुआ, किसी के पास उसका किसी ने पगड़ी ले गया, कोई जूते ले गया, जो चीज बाद में लगे कि मुझे दे दो, कोई चीज दे दो। स्कूल फ्रेंड्स इसके कोई टॉवल ले गए हैं जी कि हमें टॉवल दे दो इसका। मतलब जो जो इसकी निशानियां थी, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने जो भी आए वो इसकी निशानियां लेके गए। और इसके सिग्नल्स के ही हैं, एक उन्होंने अपने बच्चे का नाम ही यही रखा, देवेंद्र शर्मा है वो। तो उन्होंने नाम रखा इसका कि हम उसको, क्योंकि MBA में इसको दवी भी लाते थे तो वो भी घर में। और मैं क्लैरिफाई कर दूं, इंग्लिश में देवेंद्र लिखते हैं DEVINDER, देवेंद्र या ANDER। तो एक्चुअली इसका जो नाम है पंजाबी में हम लोग दविंदर बुलाते हैं, DAVINDER। अच्छा। तो जब पासिंग आउट परेड हुई और अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, जैसे ये लगा हुआ सामने हमने लगा के प्रधान राष्ट्रपति की तरफ से, इसके अंदर इसका नाम जो था देवेंद्र लिखा चला गया, क्योंकि जो चलता है सब देवेंद्र लिखा। तो इसको वहां से देहरादून में टाइम लग गया। जिस दिन हम सब गए हुए थे, ये भी गई थी, ये भी गए थे, मैं भी गया था,
मामा भी गए थे, इनके मामा जी, तो इनके देवेंद्र के। तो हमने कहा ये सब लोग चले गए हैं, रात के 10 बज गए, तुम क्यों वेट कर रहे हो? अच्छा। फिर उसने मुझे बताया कि बाबा मेरे ना सर्टिफिकेट में नाम गलत था, वो मुझे आज ही ठीक करवाना था, नहीं तो आगे मेरे को टाइम ही नहीं मिलता ठीक करवाने का, और वो गड़बड़ रहता है मेरी प्रमोशन में, मेरे इसके लिए काम के लिए आगे मेरे को दिक्कत करता। तो मैंने आज ही उनको बोला कि इसको ठीक करिए, तो ठीक करने में टाइम जो लग रहा था वही है। तो इस तरीके के किस्से हैं, इस तरीके के हैं। और अभी भी कुछ लोग देवेंद्र ही लिख देते हैं, जहां जाते हैं सर्टिफिकेट पे भी देवेंद्र डाल देते हैं। अच्छा, ये सवाल मैं आप तीनों से पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले सर आप प्लीज बताइए, हाँ जी। वो आखिरी बार घर कब आए थे? कुछ यादें हैं आपकी उनके साथ? एक्चुअली 2009 के अंदर में मेरी मदर की डेथ हुई थी, तो तभी 1 महीने की छुट्टी लेके आए थे, तो अक्टूबर के अंदर में। और क्योंकि ही वॉज बहुत ज़्यादा अटैच थे दादी के साथ में, फैमिली से तो वैसे ही अटैच थे सभी के साथ में। और तब ये आए और वहाँ पे जो भी लास्ट रिचुअल्स किए, उस समय हमारे माता जी जो मदर सोनीपत में बड़े भाई साहब के पास थे, तो सारे लास्ट जो राइट्स वगैरह थे या कीर्तन वगैरह या जो भी गुरु ग्रंथ साहब का पाठ वगैरह, वो वहीं सब हुए थे हमारे उस घर में। तो वही हमारे साथ में, मेरे साथ ही वो कार में बैठ के गए, बातचीत करते करते यही बातचीत होती रही। और जो मेरे और छोटे ब्रदर हैं दिल्ली से, वो भी साथ में थे, वो उसको थोड़ा सा कुरेद कर पूछते रहे कि जी तुम क्या करते हो वहाँ पे, कश्मीर के अंदर क्या होता है, टेररिस्ट देखे हैं आपने? उसका कोई जवाब नहीं होता था। अच्छा। हालांकि मैं मना करता था कि आप इससे कोई क्वेश्चन मत पूछिए, पर वो अपना क्यूरियोसिटी से वो क्यूरियोसिटी थी, जैसे कि भाई क्या आप करते हो, कैसे करते हो? कह रहे जी हम लोग कुछ नहीं करते, जैसे हम आदमी है वैसे वो आदमी होते हैं। ओके। कोई ऐसे यानी कि उनकी शक्ल में कुछ ऐसी चीज है, क्या चीज है, उनको अपना काम करना होता है, हमको अपना काम करना होता है, तो उसमें कोई फर्क नहीं है ना, हमारे को कोई घबराहट होती है। तो ये बात गाड़ी में बैठे बैठे सोनीपत जाते हुए उनसे ये बातें हो रही है। और फिर माता जी के साथ में, जैसे हमारी मदर के साथ में बहुत अटैचमेंट थी, तो सारे जो लास्ट के रिचुअल्स सोनीपत में हुए, काफ़ी एक्टिवली इन्होंने पार्टिसिपेट किया। गुरुद्वारे में जाना, वहाँ लंगर का जो हॉल था उसमें झाड़ू लगाकर सफाई करना, पानी लगाकर साफ करना, सारा काम अपने से कर लिया फटाफट फटाफट, सब बच्चों को छोटों को सबको इकट्ठा करके कि भाई ये करना है फटाफट करिए। तो वो इस तरीके से वो था। तो वो हमारे साथ उन्हीं, वो लास्ट हमारा जो हमारे साथ रहे 15 दिन 10 दिन, या हम तो बीच में सोनीपत बार बार जाते रहे, और यहाँ फिर जो रहे वही वो हमारा लास्ट उनकी मीटिंग थी। और नवंबर में वो वापस गए थे, 6 नवंबर 6 नवंबर को, और मैं एयरपोर्ट छोड़ के आया था गाड़ी से। हमेशा संदीप हम दोनों जाते थे, और वो टाइम ऐसा था कि हम दोनों ही नहीं गए, ना ये जा पाई और ना मैं। इनकी सुबह की फ्लाइट थी मेरे को 11 साढ़े 11 12 बजे की, तो क्या कहने लगे, मैंने कहा 10 बजे पापा इसके छोड़ने के लिए गए, और मैं फिर भी उसको पटपड़गंज तक छोड़ने के लिए गाड़ी में जितना मैं टाइम दे सकूं। तो वहां पर जब मैं उतरी तो मेरा बस हाथ यूं ही रह गए कि तुम कहाँ, बस वो मुझे लगा कि मेरे हाथ से छूट गया वो, और वो चला ही गया। एयरपोर्ट तो मैं ही छोड़ कर आया था लास्ट, और बड़ी अच्छी तरह से मिले, जब भी डालकर मिले, बातचीत की। कभी मैंने नहीं कहा, देर हो गए, मैंने कहा तुम्हारा तो इनके फ्लाइट साथ निकल गई होगी। अच्छे से मिलके गए। कह रहा नहीं नहीं फ्लाइट मेरे को मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ गया मेरी फ्लाइट। मैंने कहा टेलीफोन भी नहीं, कैसे बताओगे? कह रहे आप चिंता मत करिए, मैं श्रीनगर उतरते ही मेरी गाड़ी जब जिप्सी आ जाएगी, सारे मेरे साथ आ जाएंगे, मैं तब आपको वहाँ पहुँच इतला दे दूंगा कि मैं ठीक हूँ। और फिर ये भी बताया था कि जी मेरी अब पोस्टिंग जो है वो कुपवाड़ा से बदल कर इसमें हो गई है, सोपोर में हो गई है। तो मैंने यही बोला था कि भाई ये सोपोर तो और खतरनाक है कुपवाड़ा से। कहने लगा कोई ऐसी बात नहीं है, जैसे वहाँ पे लोग हैं वैसे वहाँ पे लोग हैं, जो काम हमको वहाँ करना है यही काम हमने यहाँ करना है। तो ये उन लोगों, उसके चेहरे पे कोई खौफ कोई डर कभी भी नहीं हमने देखा। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा सोपोर ऑपरेशन के बारे में, जिसमें कैप्टन देविंदर सिंह जस ने शहादत प्राप्त की, जिसके लिए उन्हें कीर्ति चक्र मिला।
उस टाइम वो अपनी अल्फा टीम लीड कर रहे थे। क्या आप उस ऑपरेशन के बारे में कुछ भी बताना चाहेंगे जो आपके दिल में आता है? मैं कुछ इसके बारे में ज़्यादा आपसे सवाल नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट होता है इंडियन नेशनल सिक्योरिटी का। जो आप चीज़ बताना चाहें, आप वो बता सकते हैं। सोपोर का तो देखिए, जो बात जो लास्ट हमारी बातचीत हुई थी, ये 23 फरवरी की जो बातें हैं, वो मेरे का 2-3 दिन पहले ही हमारे को फ़ोन आया था देवेंद्र का कि भाई आप क्या कर रहे हो शाम के समय। मैंने कहा जी मैं आजकल हमारी एसोसिएशन के इलेक्शन होने वाले हैं, तो कह रहे ठीक है आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। मैंने कहा मैं कर रहा हूँ। तो कह रहे मैंने कहा मैं भी इलेक्शन में खड़ा होऊंगा। तो उसी के ऊपर में काफ़ी डिस्कशंस चलती रही। मैंने कहा तुम कैसे भाई, ठीक हो, सब बहुत बढ़िया है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बारी बारी से बात की, इनसे भी बात की, इनसे भी बात की। वो 3-4 दिन पहले जो बात हुई उसके बाद फिर कोई बातचीत नहीं हुई, बल्कि 23 फरवरी को सुबह से ही टेलीविज़न पे चलने लगा था कि एक कैप्टन और 2 जवान जो हैं शहीद हो गए हैं। तो फिर मैंने इसके टेलीफोन पे ट्राई किया, तो टेलीफोन तो बंद न आया, कोई उसमें रिस्पांस नहीं मिला मुझे टेलीफोन से। अच्छा, चांस ऐसा है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि हमने कभी बच्चों को फॉलो अप नहीं किया कभी भी कि भाई तुम कहाँ जाते हो, कहाँ रहते हो, अपने दोस्तों का नंबर दे दो या उसका नंबर दे दो कि कभी कोई ऐसी इमरजेंसी आए। तो मेरे पास उस दिन कोई नंबर भी और नहीं था कि जो कश्मीर का नंबर हो या किसी फौजी का नंबर हो तो मैं पूछ सकूं। तो वो जैसे टेलीविजन देखते देखते नीचे क्रॉलर चलता है वही देखते रहे, पर सुबह से दिल के अंदर में कुछ ना कुछ हलचल चल रही थी। तो इनको मैं बल्कि छोड़कर भी आया, ये ड्यूटी के ऊपर में गई तो वहाँ पे स्कूल में इनके, तो मैंने इनको बोला, ये भी बोलने लगे कि भाई मेरे को भी बड़ी परेशानी फील हो रही है आज। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्रॉलर तो चल रहा है, अब क्या सच्चाई है कौन गया पता नहीं है। पर वही शाम होते होते फिर ये खबर आ गई सीओ साहब की कि भाई ये ऐसे वी हैव लॉस्ट कैप्टन देवेंद्र। इतनी ही बात हुई, बाद में लाइन कट गई। और फिर थोड़ी देर के बाद में आर्मी के लोग आना शुरू हुए, पुलिस के लोग आना शुरू हो गए यहाँ पे। तो यही बस इन्फॉर्मेशन थी। पहले हमने सोचा कि कोई गलत कॉल नहीं कर दी हो किसी ने, पर बाद में जब जैसे सब लोग ऑफिसर आने शुरू हो गए कैंटोनमेंट से और पुलिस के कुछ अफसर आ गए, तो ये पता लगा कि भाई ये तो रियलिटी है, तो फेस करना होगा। शाम के 6 बजे के करीब में 23 तारीख को। सोपोर में जो एनकाउंटर हुआ जिसमें कैप्टन देवेंद्र ने वीरगति को प्राप्त किया, किसी ने कभी कुछ बताया आपको उसके बारे में? एनकाउंटर के बारे में तो ज़्यादातर जो लोग, हमने तो कभी पूछा भी नहीं किसी से। तो लोग आते हैं बताते हैं कि भाई ये जो कुछ आतंकवादी जो हैं किसी घर के अंदर छुपे हुए हैं, ये 22 तारीख की रात को ही पता लग गया था और इनको 22 तारीख को ही बोल दिया गया था 3-4 बजे के करीब में कि भाई आपको जाना है और उसको ऑपरेशन को लीड करना है। तो ये अपना जैसे ऑर्डर आते हैं निकल गए थे और अपनी टीम को पूरी लेके गए थे और घेर भी लिया था रात को वो जो लोकेशन थी, और फायरिंग भी रात भर चलती रही है। मेरे ख्याल उस दिन जब जो लोग बताते हैं कि कुछ 2-3 आतंकवादी उस दिन भी मारे गए रात को, और ये थोड़ा थोड़ा क्लोज होते जा रहे थे और मॉर्निंग के आवर्स में और क्लोज हो गए थे। तो उसमें फिर एक आतंकवादी अंदर से दौड़ता हुआ नजर आया, तो वो इनका इतना नज़दीक आ गया था कि गुत्थम गुत्था की युद्ध में मारना पड़ा। और एक इनकी बाद में 2 इनके जख्मी हुए थे और 2 जवान जो थे वो भी शहीद हो गए थे। एक तो सिल्वा कुमार थे और एक हमारे इम्तियाज ठोकर, ये कश्मीर के थे। तो उनकी डेड बॉडीज को भी पीछे लेके आना, जो जख्मी थे उनको भी पीछे लेके आना, क्योंकि सारे लोग एक जगह नहीं थे। सारे लोग वो कह रहे हैं कि सब फैले हुए थे, दूर दूर थे। कम्युनिकेशन का सिस्टम भी मेरे ख्याल बंद हो गया था, टेलीफोन भी नहीं चल रहा था, जो एक इनका कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है वो भी नहीं काम कर रहा था। तो फिर एक इनके भी बुलेट लगी और ये उसी समय जब ये पहुँचे रियो इन्फोर्समेंट सुबह के समय में आधे घंटे के बाद ये जब भी पहुँचे होंगे, तो उस समय भी ये कह रहे हैं कि ये फ्लाइट एक्शन पोजीशन में थे, एक दीवार के साथ में बैठे हुए थे। वो दलेरी से गया, बहुत बहादुरी से उसने, मतलब उसके आने पर उसके फेस पे बिल्कुल अच्छा, उसके फेस के ऊपर में कोई डर नहीं था,
कोई कुछ जैसे ऐसा डर नहीं था गया कि कोई हो या घबराहट हो रही है, घबरा गया जैसे हो। नॉर्मल आदमी सोया होता है वैसे ही था। और कोई खरोच नहीं थी सारे शरीर के ऊपर में। एक जो बुलेट लगी वो हार्ट पे लगी सीधी, वो मेरा ख्याल साइड से लगी होगी या कहाँ से लगी कहाँ होगी से मुझे लगी मालूम वो नहीं है। ऊपर वाला जानता है या जिसके या लगी भी थी जब वो आप जानता ऐसे चलाते हैं तो शायद साइड से लगी हो, पता नहीं। क्या आज भी वो आप लोगों को कभी महसूस होते हैं? कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे वो अपनी प्रेजेंस हमेशा दिखाते हैं, या आपको उनकी प्रेजेंस कहीं महसूस होती है? जब मैं बहुत बोलती हूँ तो मुझे लगता है कि वो कहता है बस, रोती हूँ तो कहता है कि बस। क्यों? क्योंकि जब भी किसी का जाना होता था तो मैं बहुत रोती थी, तो मुझे बस हाथ के इशारे से ही कहता था क्यों? एक्चुअली ये ज़्यादा इमोशंस इनको बहुत ज़्यादा हैं। कोई पड़ोसी की डेथ हो गई, किसी की हो गई, जानता भी नहीं है, तब भी इनके आंसू आ जाते थे और रोने लगते थे। तो हम समझाते रहते थे कि भाई ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसमें आपकी आंखें खराब होंगी, आपका और सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आएगी। और इमोशंस इमोशंस हैं, तो क्या कर सकते हैं। महसूस तो संदीप वो हमेशा है। खाने बैठो तब महसूस होता है, कुछ काम करने बैठो, कहीं मार्केट जाओ तो महसूस होता है। मार्केट में जाओ, अगर कहीं ज़्यादा घूम लिए और कुछ तो परचेज नहीं किया तो उसमें भी उसका ये होता था कि घूम के सिर्फ दुकानों में जाके देख रहे हो, कुछ ले नहीं रहे। तो और ज़्यादा रोना या कुछ इस तरह की बातें करने तो उसमें भी आगे यही कह देते थे क्यों। बस एक यही होता था कि क्यों। उसकी दादी और मैं भी कभी बातें करते थे, जैसे पुरानी बातें लेके तो आगे खड़े हो जाना, तो उसकी दादी भी यही कहती थी कि कहती अच्छा अब नहीं। कोई आप घर में औरतों में होता है ना, बातचीत करने लगते हैं पुरानी बातों को लेके, कोई बातचीत करते नहीं, रहेंगे। दीदी से उसकी हाँ। डिस्कशंस, हेल्दी डिस्कशंस होती थी, कोई भी टॉपिक हो, चाहे आर्मी का हो या कुछ भी हो। बाकी ज़्यादातर बातें इससे होती थी, हमारे से बहुत कम। और घर में होते हुए भी उसका नहीं पता चलता था कि वो घर में है। इंग्लिश सॉन्ग सुनने उसके एक बहुत कूल था, बहुत बहुत कूल। बहुत कूल था, बहुत कूल था। इसको जरूर बताया जाता था कि मैं ऑपरेशन में जा रहा हूँ या कुछ है, मम्मी पापा के कहना ख्याल रखना, हमें नहीं पता होता था कि वो गया या नहीं। अच्छा, हमने कभी क्यूरियोसिटी से पूछा भी नहीं, जब भी कभी आया कि भाई वहाँ क्या काम करते हो, कैसे होता है, क्या नहीं होता है। बल्कि एक दफ़ा 2009 में ही आया हुआ था, उन्हीं दिनों में जब हमारी मदर की डेथ हुई है, तो कहने लगा कुछ सामान लेना है, मेरे साथ चलिए आप। जी। तो मेरे को आर्मी का ही कुछ सामान लेना है। तो दिल्ली में एक जगह है जहाँ पर वो इनके आर्मी का ही सामान मिलता है, जो इन्होंने ऑफिशियली वो बताया हुआ है। तो मैं वहाँ गया, जूते लिए इन्होंने, और कुछ वर्दी के ऊपर पहनते हैं जाली वाली या कुछ जैकेट वैकेट, वो ली वहाँ से। तो सब वो आर्मी का ही वो सारा सप्लाई करते हैं, देते हैं वहाँ से। तो वो भी लेकर आए, तो वो भी 2009 के अंदर भी लिए 3-4। मैंने कहा 3-4 क्या करना चाहता हूँ, मेरे और भी तो दोस्त हैं जिनको चाहिए। मैं दिल्ली आ रहा था, उन्होंने बोला मेरे भी लाना, मैंने ठीक है ले जाओ। शूज़ भी लिए। मैंने कहा अभी आपको आर्मी भी तो शूज़ देती है, कहने लगे वो तो देती है, फिर भी मेरे को अपने एक शूज़ लेने हैं जो बर्फ़ के अंदर में ज़रा ज़्यादा काम करते हैं। मैंने कहा ठीक है। ये वेरी कूल। और रिएक्शन उसके फेस पे कभी नहीं होती थी कि कभी कोई रिएक्शन है या कुछ। बल्कि एक दफ़ा उनके किस्से, इनके साथ ही एक बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल आए थे, कौन, विकास सिंह आए थे शायद, याद हो तो, वही बता रहे थे कि मैं एक ऑपरेशन में इनके साथ ही था। तो वहाँ पे कभी कि गोली चल जाती, तो इसने बोल दिया कि सर अभी रुकिए, उनको और आप पास आने दीजिए। तो वो कह रहे ये और पास आएंगे तो वो पहले फायर कर देंगे। कहता आप देखिए कोई बात नहीं। बाद में पता लगा कि वो अपना ही बंदे हैं, अगर वो फायरिंग हो जाती तो कुछ और गड़बड़ हो जाती। तो ये वॉज वेरी कूल। तो जो वही बोल रहे थे कि भाई जो क्वालिटीज़ एक ऑफिसर में होनी चाहिए, कूल की, और एकदम हड़बड़ा के कोई एक्शन नहीं लेना, वो पूरी को इसमें क्वालिटीज़ थी। और पूरा का पूरा मतलब लिसनिंग की बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लिसनर, बहुत अच्छा लिसनर था। जो एक दफ़ा बात बता दी है वो हमेशा याद रहेगी, दिल पे लिखी गई। मैम, क्या कभी देवेंद्र, आपका छोटा भाई, आपको अभी भी कभी महसूस होता है? मतलब उसकी उसके
जैसे मम्मी ने कहा कि कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं तो उसका मजाक हमें याद आ जाता है, हम कुछ कर रहे हुए थे वो ऐसे मजाक से कह रहा है कि क्या हो रहा है। तो जैसे उसके दोस्त ने बताया कि वो उसको कुछ प्रॉब्लम लाइफ में फेस हो रही थी, तो उसने कहा कि देवेंद्र मेरे सपने में आया और मैंने उसको उसने मुझे कहा कि ये हो क्या रहा है, मतलब जैसे हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते हैं कि वो ऐसे कर रहा है उसका मकसद ऐसे है, बहुत ज़्यादा जब किसी की बुराई कर रहे हैं दुखी हो रहे हैं तो वो ऐसे ही कहता होता था कि ये क्यों हो रहा है, मतलब ऐसे हाथ करके कि दिस इज नॉट ये इसकी ज़रूरत नहीं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, उसका मतलब होता है ये इस चक्कर में मत पड़ो। तो जब भी हम भी इस उलझन में इस डाउनहिल में जाते हैं, मतलब मेरे कजन्स भी बताते हैं या मैं भी या वो भी, तो फिर हमें उसकी ये जो विजडम है वो बहुत गाइड करती है कि वो होता है सिचुएशन में तो वो कैसे उसको रिएक्ट करता। और दूसरा जो मैं अभी नहीं भी कर पाती हूँ, एंड ऑल्सो द टाइम दैट ही पास्ड अवे इज अर्ली मॉर्निंग, कि सुबह क्यों गवा रहे हो, सुबह उठो। तो और मतलब इस विजडम वाज वेरी डीप एंड फुल ऑफ ह्यूमर, मतलब उसमें मजाक भी होता था और बड़ी गहरी बात भी होती थी। जैसे उसने अपनी फोटोग्राफ्स ली हुई हैं कुछ टाइम के लिए अपनी यूनिट में जब गया था, उसने कहा कि सुबह उठो जागो बहुत कुछ मिलेगा और कुछ और नहीं तो शायद अच्छी फोटोग्राफी करने के लिए सीन्स ही मिलेंगे जी। तो ही वाज अ गुड फोटोग्राफर आल्सो। हाँ, उसको फोटोग्राफी का भी शौक था, कैमरा भी खरीदा था अपना। तो उसकी बात इतनी ही गहरी और इतनी ही जिसे आप कह सकते हैं सहज होती थी, तो उसकी सहजता में स्टेप स्टेप पे गाइड करती है। और बहुत सी और जगहों पे भी, जैसे मैं हूवर डैम का एक ब्रिज है बहुत फेमस है वो अमेरिका में, जब आप नवादा रिवर पे जाएं तो वहाँ एक पैट टिलमैन करके एक अमेरिकन सोल्जर हुआ है, उसकी कहानी बहुत फेमस हुई है। एंड उसकी कहानी बिल्कुल कुछ काफ़ी हद तक देवेंद्र से मिलती है कि उसको कितने अमेरिकन डॉलर में उसको एक स्पोर्ट्स टीम ने खरीद लिया, वो टेक्निकल उससे बहुत अच्छा उसके पास सब कुछ थे, लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वो अमेरिकन जो है वो फौज ज्वाइन करेगा। तो उसकी पूरी कहानी पढ़कर मुझे, मतलब वहाँ अकेले ब्रिज पर काफ़ी कम लोग होते हैं, तो मुझे पैट टिलमैन की कहानी पढ़ के, और पैट टिलमैन ने अफगानिस्तान में शहादत प्राप्त की, तो वो मुझे किस तरह याद आया कि इस तरह के लोग दुनिया में और भी होते हैं जिनको सब चीज़ मिलती है लेकिन उनको पता होता है कि उनको ये काम करना है जी। उनको बस अपने देश और समाज के लिए जो भी करना है। तो पैट टिलमैन की कहानी, या मुझे कहीं और भी उसको मरून बहुत पसंद था। जैसे पापा बता रहे हैं वो जो चीज़ें खरीदनी, छतरी, तो उसकी विजडम ऐसे होती थी कि दीदी छतरी ना 2 रुपए की मिलती है जो वर्दी पे लगानी होती है, लेकिन इसको लगाने के लिए जो मेहनत करनी होती है ना वो 2 रुपए नहीं होती है। और कोई भी मिल तो 2 रुपए के रहा है, जैसे हमें स्कूल में बैच मिलते हैं, लेकिन उसको खरीद के हक से लगाना, मतलब ये सब उसने नहीं बोला, ये सब उसके इस लाइन में था। ये छतरी ना 2 रुपए की मिलती है, लेकिन इसको लगाने के लिए जो मेहनत करनी होती है ना, जो पैराट्रूपर की छतरी है उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, छतरी लगाते हैं ना। तो उसकी इस तरह की बातें आपको जिंदगी में बहुत बार आप उसका मंथन करते हो। उसके दोस्तों ने लिखा भी था, कूल हेडेड इंटेलिजेंट सरदार पर्सोनिफाइड। अच्छा, इज देवेंद्र। Agree. 100% agree. एंड वन वर्ड, इसके जीएच पे इसके फ्रेंड्स को बोलते थे हम इससे सारा दिन इससे बातें करते रहो, इसको बताते रहो, किसी की शिकायत लगाते रहो, किसी सर की कंप्लेंट करते रहो, कुछ सॉल्व नहीं हो रहा उसकी बता, कुछ नहीं, जाते हुए एक वर्ड बोल जाता तो हम इसे बोलते थे वन वर्ड, एक वर्ड में सारी बातें, एक वर्ड में सारी बात जाते हुए बोल के चला जाएगा, बस इस तरह का वो इंसान। इसकी एक बात और भी याद आ रही है, क्योंकि ये शायद इसने इसको अपनी पहले होगी कि भाई मैं जिस लाइन जो मैंने पकड़ी है इस लाइन में कुछ भी हो सकता है। तो जब ये IIM देहरादून में पासिंग आउट परेड हुआ तो हम एक दिन पहले पहुंचे थे, तो ये हमको वहाँ पे एक ऐसी जगह पे ले गया जहाँ पे शहादत के वालों के नाम लिखे वार मेमोरियल में। तो वहाँ जाकर खड़ा होकर बताता है कि भाई मुझे तो आई फील वेरी प्राउड जब मैं यहाँ आता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा नाम भी यहाँ एक दफ़ा आना चाहिए। अब मजाक में कही, उसने कैसे कही मुझे पता नहीं है जी, नहीं, तो आज वहाँ गए, उसके बाद में इसका नाम भी वहाँ पे है, हमको भी वहाँ एक दफ़ा बुलाया गया था, तो सेरेमनी हुई थी, तो हम लोग वहाँ भी गए थे, वहाँ से भी एक ट्रॉफी भी उन्होंने दी थी। वो ट्रॉफी भी IIM देहरादून वालों ने दी थी।
हम सब चले जाएंगे, हाँ। पर जो अपनी रूह की जो करके जाता है ना, उसकी रूह जो चाहती थी उसने जो चाहा वो पाया। उसने वो पाया। वो इतनी शांत रूह गई है ना कि मैं स्कॉटलैंड, हम लोग अभी पीछे भी गए थे घूमने, तो मैं वहां जाके मुझे इसी का महसूस हुआ। मैं जिस बैग पाइपर को देख रही थी मुझे लग रहा था दविंदर खड़ा है इनके बीच में, इस तरीके की फीलिंग थी। और आज भी उसकी फीलिंग बड़ी कूल, मतलब आपको परेशान नहीं करती है, लगेगा कि आपको सपोर्ट कर रही है। देखिए स्पोर्ट तो 24 घंटे है, क्योंकि जो वन पैरा के लोग हैं वो उनसे कोई भी हमको प्रॉब्लम आती है, हम बात करते हैं तो तुरंत बंदा भेज देते हैं, या तुरंत बात सीओ से, सीओ को एक फ़ोन कर दीजिए, उस समय नहीं उठाएगा तो 5 मिनट बाद फ़ोन आ जाएगा कि क्या बात अंकल, तो उनको सारी बात बता देंगे, उसका कोई सोल्यूशन बता देते हैं। फैमिलीज भी, उनकी फैमिलीज भी, तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, मुझे याद है जब इसकी लास्ट प्रेयर मीटिंग थी तो मिसेस कटोच थी शायद, मैं तो तब किसी को नहीं जानती थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया पास कि हम यूनिट से आए हैं। तो उस वक्त वो जो आपको मतलब मजबूती, या आपको वो ये बताते हैं कि आपका परिवार है। और अभी हम पीछे मिलकर आए, एक जगह हमारी सबकी मुलाकात थी पुराने ऑफिसर्स की, तो हमें भी बुलाया था, जोधपुर गए थे। जोधपुर। तो उन्होंने यही कहा कि ये तुम्हारी जड़ें हैं, इसको कभी मत भूलना। मतलब और मतलब आप तो दविंदर को मुझे लगता है कि, और मेरा भी शायद उसकी यूनिट से इतना अटैचमेंट है, उसको बहुत प्यार था, तो बहुत 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 प्यार था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब भी उन ऑफिसर्स से मिलती हूँ, या नए ऑफिसर्स आ रहे हैं, या उनकी शादियाँ, उनके बच्चे, वो सब तमाम चीज़ें, ऐसे लगता है कि दविंदर जो होता वो करना, जो करता तो वो हमें करना ही है। तो उसकी भी शादी हो, जैसे भी हो, सुख हो दुख भी है, अगर कोई सब चला गया, गुजर गया, तो वो उसकी यूनिट से एक बहुत अच्छा संबंध, बहुत अच्छा रैपो है, अभी तक है, बहुत बढ़िया। गॉड नोज, वो भगवान तो सब कुछ जानता है ना जी। ये डिलॉयट में जाता है, डॉलर्स होते हैं, आयु तो लिखी हुई होती है, सांसें तो जितनी गिन के दी हैं उससे फालतू सांस ना ली जा सकती है, ना रख संभाल के रख सकते हैं। वहाँ से भी कॉफी में बंद करके भेज देते, पर आज मेरे पास कोई पूछने वाला नहीं होता। वो जितना परिवार मुझे दे के गया है, और जो उसकी रूह शांत गई है ना, सबसे मुझे शांति इस बात की है कि उसकी रूह जो है ना वो तड़फ के नहीं गई है, दुखी होके नहीं इस संसार से गई है। ये मुझे सबसे बड़ी सपोर्ट है। ठीक है, आज वो शादी होती, उसके बच्चे होते, उसका परिवार होता, पर जो पैरा है वो मेरा परिवार है। अच्छा। आप हो मेरा परिवार है, ये बच्चा है, ये मेरा परिवार है। भाई आप भी तो उसी की वजह से यहाँ आए, उसकी वजह से आए ना। तो ये जो रिलेशनशिप बनता है, जो बातचीत होती है परिवार जो विस्तार हो रहा है एक्सटेंडेड हमारा, फैमिली वो बनती कहीं है, नहीं हो सकता, डिलॉयट में नहीं हो सकता, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करने से नहीं बनता है। नहीं हो सकता। वो उसको करना भी नहीं था। मतलब हमें पड़ोस में है, तो उनको रहते थे, तो उनको भी ऐसे इंजीनियरिंग वाली जॉब थी, तो उन्होंने बोला कि तेरे को डर नहीं लगता, तेरे को इतनी बढ़िया नौकरी मिल रही थी। कहता मैं एक बंद कमरे में नौकरी नहीं कर सकता, मुझे जो करना है, मुझे हवाई जहाज से छलांग लगानी है, मुझे बंदूक चलानी है, मुझे ये फौज के काम करने हैं, ये सब तो मुझे वो नौकरी नहीं दे सकती। तो उसको पॉइंट मुझे लगता है कि 001% भी डाउट ही नहीं था डाउट। Free और- soul. हाँ, फ्री सोल उसने लिखा, He used फ्री to write बर्ड, free bird. फ्री बर्ड। Free bird. फ्री बर्ड, विंडो खोली हुई है उसकी, फोटो में पता नहीं कहाँ है वर्ड वो। नीचे डाला है, फ्री बर्ड। ऊपर लिखा फ्री बर्ड, और बर्ड उड़ता हुआ दिखा है, चाहूंगा। तो वो उसी हिसाब से गया। जो उसकी आज भी मैं जो भी चीजें देखती हूँ, उसकी जो भी चीज है जो उसने कही है ना संदीप, वो सत्य है, झूठ नहीं हूँ मैं, ये नहीं हूँ कि माँ हूँ, सत्य है बिल्कुल जो उसने कही। उसे जाने से पहले मुझे कहा, फोटोज देख रहा था इम्तियाज और सिल्वा कुमार की, मैंने पूछा ये कौन है, तो वो कहता है कि मेरी बड़ी से। तो मैंने कहा ये एक मन में आता ना कि ये तो उस कास्ट का है, ये उसका है। तो उसने मेरे को ऐसे देखा, और देखने के बाद कहता है अगर जाएंगे ना तो मम्मी ये पहले जाएंगे, मैं बाद में जी। जाऊँगी। और वही बात हुई सब, वो सत्य हुई। वो दोनों बच्चे पहले गए और ये बाद में गए। इसने एक महू में ना मोटरसाइकिल भी लिया था, रॉयल एनफील्ड। हाँ, जो अब हम क्या करें, हम तो मोटरसाइकिल चलाते नहीं, तो वो क्या करें, फिर दिल में आया कि भाई यूनिट में मोटरसाइकिल देंगे। अब यूनिट में आज भी वो मोटरसाइकिल जो है एकदम नया रखा हुआ है, और उसको जो भी नया ऑफिसर आता है उसको चलाने के लिए दिया जाता है, और बताया जाता है कि किसका मोटरसाइकिल है, और उसकी स्टोरी बताई जाती है,
और उसके नाम से यूनिट के अंदर में एक जिम्नेजियम भी बना हुआ है, कैप्टन देवेंद्र सिंह जस्ट जिम्नेजियम, जिम्नेजियम, जस्ट जिम। हाँ, तो वो पूरा बना हुआ है। तो वो उसकी इनॉग्रेशन भी हम ही ने जाकर की थी, हम गए थे, हमको बुलाया गया था 4-5 साल पहले। तो वहाँ पे जितने भी नए ऑफिसर्स या नए जेसीओज या जो भी जवान आते हैं, उन लोगों की सारी ट्रेनिंग, उसके बाद जो अपना बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो भी करते हैं अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, वो सारी मशीनें लगी हुई हैं, पूरी मॉडर्न। बहुत बड़ा हॉल है, मेरे ख्याल ये इस 2 फ्लैट के बराबर होगा। हाँ जी, इतना बड़ा है, अच्छा बना हुआ है। आर्मी पीपल दे अर्न, ये अर्न करते हैं। हाँ, अर्निंग पैसे वाली अर्निंग नहीं, ये अर्न करते हैं ये अपना respect नाम, earn की अपना है, फेम, respect है। हमारे लिए, परिवार के लिए भी करके जाते हैं। जी। अपने लिए तो करके ही जाते हैं, परिवार के लिए भी करके जाते हैं। और जिस दिन इसकी मैरूनिंग होती है, तो उस दिन जो इसका फोन आया ना, उतनी खुशी मैंने कभी भी जिंदगी में नहीं सुनी इसके मुंह से। क्या बोले थे? मम्मा मैं क्या बन गया, मम्मा मैं क्या बन गया। मैं कहा मुझे क्या पता तू क्या बन गया, तू तो आर्मी में है बस। भाई हमारे लिए हमें तो नहीं वही है। पता, हमारे लिए तो वही है कि तू आर्मी में है। फिर पूछा मम्मा मैं क्या बन गया बताओ तू। मैंने कहा मुझे नहीं पता था पैरा होती अरे है या यार। क्या होती है या कुछ है। कहता आज मैं पैरा कमांडो बन गया। इतना खुश था उस दिन वो, मतलब जिंदगी की जो खुशी मिली ये होती है अप्रैल ना 2009 की बात है। हाँ अप्रैल 2009 की बात। बहुत खुश था वो, मैंने इसको आके बताया। ये जो फोटो है ये वही मैरूनिंग उस वाली, टाइम ये रात की फोटो है। ये कैप डाल रहे हैं ना, कैप। मतलब जो हैप्पीनेस होनी चाहिए ना बंदे को, जैसे होता है ना मुझे कुछ खजाना मिल गया, हाँ। मतलब वो वाली बात, इसको खजाना मिला। क्या कभी वो सपने में आए और उन्होंने कुछ कहा जो शायद कभी कहना चाहते थे मेरे आपसे? सपने में तो कभी नहीं आया, हो सकता है इनके नहीं पर सपने ये है में कि बस सपने में नहीं, मतलब कुछ महसूस करवाता है बस। सपने में ऐसे दिखता नहीं है कि सपने में आया आके खड़ा हो गया, कुछ महसूस करवाता है। मैम आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ मतलब हुआ है, बट आई थिंक लास्ट वाज दिस 23rd Feb ओनली। I heard a bird singing, क्योंकि जब at that time also he went in the morning, I heard the bird singing. तो मतलब मैं जिससे मैं कह रही थी कि मैं सुबह उठने में थोड़ा सा वो करती हूँ, तो मुझे लगा ओ ये बर्ड वापस टेलिंग मी इट्स टाइम। मतलब हम सभी की लाइफ जो है वो टाइम्ड है, सो इट्स ओनली एज अ रिमाइंडर। अभी इस साल ही 23rd Feb आफ्टर आई थिंक 15 years, क्योंकि जिस दिन वो गया था उस दिन भी सुबह आई वोक अप विद द बर्ड्स सिंगिंग। कोई बर्ड था जो दैट वाज सिंगिंग एंड आई वाज ट्राइंग टू कैच। शी वाज एट दैट टाइम पांडिचेरी। तो वहाँ पर थी उस टाइम। बहुत बात, मगर एवरी टाइम इट्स अ प्लेजेंट, नहीं, इट्स अ उसका- गाइडेंस, इट्स अ विजडम, इट्स अ गाइडेंस। इसका कज़न है वो न्यूजीलैंड में, वो भी बोलता है, कहता कि मासी मुझे बहुत बार, कहता मैं आंखें भर आती है कि मैंने ये डिसीजन लिया, मैं क्या करूँ, मैं परेशान हो गया। कहता है एवरी टाइम ही स्पोक्स टू मी, मुझे गाइड करता है और मैं सही हूँ। मतलब तो उसके सभी दोस्त कहते हैं, असीम सभी ने भी दोस्त यही कहते हैं, कहा, असीम ने भी यही यादविंदर, सब की वो जैसे कहते हैं, जस्सी हाँ। ने भी बताया कि हाँ। पहले घर ले जाते ही उसने मुझे उसका कैलिफोर्निया में, दीदी ये देखो ये इसकी कॉपी है, इसने लिखा था कि तू मेरे घर नहीं आया। पंजाबी में लिखा हुआ है उसने, पंजाबी में लिखे सारे मेरे घर है, एक तू मेरे घर नहीं है। और वो जब इसका हो गया तो वो जब आया यहाँ पर तो आया तो कहता मेरे को फोन आया कि फोन मैं दिल्ली में आया हुआ हूँ, मैं मिलना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा आ जाओ, फिर पूछे कि क्या बात है, घर पे ही है। आज तो भी साथ आया में वो। रखता है, वो कहता है अभी इंडिया आया हुआ है, बल्कि वो अभी पंजाब गया है। वो आते हुए कह रहा था मंगल या बुधवार को मैं वापसी जाऊंगा, तो मिल के जाऊंगा। वो हमेशा मिलके मिलके जाता जाते है, हैं। हमेशा मिलके जाता आज उनके नाम को जिंदा रखने के लिए आप कोई इनिशिएटिव या कोई चीज कर रहे हैं? हाँ जी, हमने एक उसके नाम से ट्रस्ट बनाया हुआ है, शहीद कैप्टन देवेंद्र सिंह जस्ट मेमोरियल ट्रस्ट। इसमें कोशिश करते हैं कि जो नीडी बच्चे हैं, बच्चे बच्चियां हैं जो गरीब हैं, उनका एजुकेशन का कुछ जो बोझ है वो हल्का कर सकें। जी। और उसमें जो हमारे पास रिसोर्स हैं, रिसोर्स भी इतना नहीं है, या जो हमारे पास चाहे मनी का रिसोर्स है, मैन पावर का रिसोर्स है, उसके हिसाब से हमने इस एरिया के अंदर में 3 स्कूल जो हैं वो गवर्नमेंट के हैं, प्राइमरी स्कूल्स जो नगर निगम के हैं गाज़ियाबाद के। तो उनमें हमने जाके स्टडी किया था कि भाई क्या चीज़ दी जाती है, वो सरकार देती है, क्या चीज़ जो नहीं दी जाती है। तो पता लगा कि ये जो रीडिंग कॉपीज़ कुछ नहीं दी जाती हैं
किताबें भी दे दी जाती हैं, वर्दी भी देर सवेर मिल जाती हैं, पर ये जो कॉपियाँ बिल्कुल नहीं देते हैं, राइटिंग मटेरियल बिल्कुल नहीं देते हैं। तो फिर हमने सोचा कि ये प्रोजेक्ट अच्छा रहेगा, जी तो हमने 3 स्कूल यहाँ के हैं, एक स्कूल सरकारी पास में एक और गांव है भोगवापुर करके, वहाँ का है, एक स्कूल इधर का है केड़ा गांव में कनावनी गांव, और 2-3 स्कूल यहाँ के हैं, मकनपुर का है, कनावनी का है। वो गांव में स्कूल बने हुए हैं। तो ये प्राइमरी स्कूल है, इनमें तकरीबन 2000 बच्चा पढ़ता है जी। और एक इनका नगर निगम का इंटर कॉलेज है लड़कियों का, और उसमें भी जो चीज़ हम दे सकते हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो देते हैं। एवरी ईयर हम पूरा राइटिंग मटेरियल उनको देते हैं। तो अभी मकनपुर वालों ने लास्ट ईयर तो मेरे को खुद रिक्वेस्ट की थी कि हमारे यहाँ कोई लड़कियों का खेलने का मैदान नहीं बना हुआ है, बैडमिंटन का और उसका वॉलीबॉल का और बास्केटबॉल का, ये आप एक बनवा के दीजिए। तो वो हमने बनवा के दिया था। उसमें हमने हमारे माननीय मंत्री जी वीके सिंह जी भी आए थे, उन्हीं कर कमलों द्वारा उद्घाटन कराया गया था। तो वो आए थे पिछले साल, मेरे ख्याल दिसंबर में, लास्ट ईयर। तो इस तरीके के छोटे छोटे काम हैं जिसमें जो जेन्युइन जहाँ नीड है, क्योंकि अगर आप बड़ा ट्रस्ट चलाते हो या कोई ऐसा चैरिटेबल चलाते हो तो आपको रिसोर्स रखना पड़ेगा। फिर ये भी पहले तो इन्वेस्टिगेशन करने में बहुत टाइम लग जाता है कि कौन आदमी जेन्युइन है कौन जेन्युइन नहीं है। तो इसलिए जितना हम कर सकते हैं इस एज के अंदर में वो हम कर रहे हैं, और बाकी आगे इसको और बढ़ाना चाहेंगे, आगे बच्चे चाहें बढ़ाना चाहें ये लोग तो बढ़ा सकते हैं। रजिस्टर्ड करवाया हुआ दिल्ली से, और उसके अंदर में सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें, सारी मैंने ऐड की हुई हैं। तो देखो लेट अस सी क्या होता है जी आगे। क्या कैप्टन जस्ट से इंस्पायर होके किसी बच्चे ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन किया है? अभी तो ये हमारे यहाँ तो कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं आया, पर लोग, मैं गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल में भी जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे एक दफ़ा फौजियों ने वहाँ पे तीनों विंग ने, एयरफोर्स, इन्फेंट्री और नेवी, इन तीनों ने अपना एक स्टॉल भी लगाया था, और उसके ऊपर प्रेजेंटेशंस भी दी थी कि भाई बोला था कि भाई लोग बच्चों को आना चाहिए, अच्छे घरों के बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए। तो उसमें हम लोगों को भी बुलाया गया था, और वहाँ पे क्वेश्चन जो उनके आते थे कि अगर इन केस आजकल हम अकेले हैं, माँ बाप के बच्चे, डेथ हो जाती है तो क्या होता है, तो उसके जवाब के लिए इनको खड़ा किया गया था। फिर इन्होंने बताया वहाँ पे कि भाई देखो हमारा भी बेटा अकेला ही था, तो आर्मी की पूरी सपोर्ट रहती है, और जाना तो हर आदमी ने एक दिन है जी। तो ये मान के चलो कि भाई जो आदमी जाता है देश के लिए वो एक काम करके जाता है, नाम करके जाता है, और जहाँ है वो तो पूरी की पूरी आर्मी आपके, पूरा देश आपके पीछे खड़ा हुआ है। नहीं, आर्मी में भी संदीप देखो, जो अपनी जॉब का टाइम पूरा करके निकल जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, उनका नाम तो नहीं कहीं आता, बिल्कुल है ना। नाम उन्हीं का है जो शहीद हैं, और उन्हें शहीदी ऐसे ही प्राप्त नहीं की, उनके भी लिखी हुई थी। सारे शहीद नहीं हो जाते हैं नहीं ना। तो बाकी इस स्कूल में जो कन्या विद्यालय है उसमें लड़कियां पूछती रहती हैं कैसे जा सकते हैं हम अभी 12th वगैरह करके, तो मैं उनको बीच बीच में जो भी गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं निकलती हैं, मैं उनको सारा भेजता रहता हूँ फॉर्मेट। अच्छा, निकला लड़कियों के लिए स्कीम है, लड़कों के लिए ये है, तो जो पूछते हैं उनको हम बताते हैं। कोशिश भी करते होंगे जरूर वो लोग, अब कितनी सफलता पाते हैं कितनी नहीं पाते हैं ये पता नहीं है। बाकी देखो फौज के अंदर में जो भी जाता है ना वो अपनी तरफ से तो कुर्बानी देने के लिए जाता है। मैं इसलिए किसी जिसकी कुर्बानी नहीं हुई है उसको भी मैं कम नहीं आंकूंगा, वो भी उतना ही दिलेर है जितना जिसकी कुर्बानी हो गई। वो सारे पूजनीय है हमारे जी। जो भी फौज में चला गया वो पूजनीय है, क्योंकि अपनी तरफ से वो गया है फौज के अंदर में, तो वो ये सिलेक्शन नहीं है वहाँ पे किसका नंबर लगेगा किसका नहीं लगेगा। तो जिसको मौका मिला वो अपना गया, शहादत प्राप्त की, पर सारे के सारे रेडी हैं शहादत पाने के लिए, किसी में कोई जज्बे की कमी नहीं है। तो हम तो मिलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। क्या आप देशवासियों को और देश के यूथ को कुछ मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो मोटिवेट हों, इंस्पायर हों और बहुत अच्छा काम करें देश के लिए? भाई देखिए ऐसा है कि मेरी तरफ से तो यही मैसेज है कि जो भी यूथ है, क्योंकि फ्यूचर यूथ पे ही होता है जी, और यूथ को जो भी काम करना है, जरूरी नहीं कि आप फौज में जाकर कुर्बानी दे रहे हैं तभी आपका नाम होगा या देशभक्त होंगे। जो आदमी जो काम जहाँ पे कर रहा है ईमानदारी से करे,
और उसको 100% डिवोशन से करे, और जब भी अपनी सीट पर जाकर बैठे, कोई भी जो सीट है, उसका गॉड का शुक्राना करे कि मेरे को पावर दी है और मैं उस पावर का मिसयूज ना करूं, जी, और उसको बढ़िया तरीके से पावर को आगे मैं यूटिलाइज करूं, और इस तरीके का काम करें। देश को मजबूत करना अल्टीमेटली गोल तो यही है। जो फौजी होता है वो बचाता है, डायरेक्ट है, उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक हो रहा है क्योंकि बॉर्डर पे खड़ा है, या देश के अंदर भी कोई अगर जरूरत है तो वहां जाकर भी अपना कंधा लगाता है। पर जो आदमी अपनी जगह क्लर्क भी है कोई आदमी, तो वो भी अपने आप को कम ना समझे। जी, और जो हमारे समाज के अंदर में कोड है, ये जो इसका घूसखोरी का, ये गलत चीज़ों का, इसको दूर रखें और ईमानदारी से काम करें, और फिरका प्रस्ती का, ऊंच नीच का, जातिवाद का ये नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि ये बहुत बड़ा देश है और सभी की इसमें कंट्रीब्यूशन है। जी, मेरा ये संदेश है। इसमें नौजवान ही इसको समझेगा, नौजवान इस झंडे को आगे लेके जाएगा, तो तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगर हम फिरका प्रस्ती में पड़ जाएंगे, अपने आप कटने लगेंगे, अपने आप को ग्रुप्स में बांट लेंगे, तो फिर ये बड़ा मुश्किल है संभालना। ये जो हमारी एक छोटी सी पहल है, द मिलिटेरियंस, क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, इसमें ये आप एक अच्छा काम कर रहे हैं कि जो भी शहीद परिवारों को मिलते हैं जाकर, उसमें और भी बहुत से लोग आपसे पहले भी इस फील्ड में आ चुके हैं और कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ बीच में छोड़ देते हैं। तो आप लगे हैं तो उसमें लगे रहिए, काम कीजिए अच्छा जी, और काम करिए। और ये इसमें एक तो आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है परिवारों के बारे में, और वो एयर होती है, जब भी इसको यूट्यूब पे आप डालेंगे या जहाँ भी डालेंगे, उससे सबको पता लगेगा कि भाई ऐसा होता है। तो उनकी कमियों का पता लगता है, उनकी अच्छाइयों का, बुराइयों का, हर चीज़ का पता लगेगा जी, कि भाई उसके बाद में क्या हुआ। और आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें जुटे रहिए, ये भी एक आपका बहुत योगदान है इस इंडिया की सोसाइटी के लिए, तो वो करते रहिए। हमारा गुड विशेस है आपको। थैंक यू सो मच सर। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे बारे में? मैं यही बोलना चाहूँगी कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हो और इसको कंटिन्यू रखना, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि इससे जनता को भी पता चलता है कि जो परिवार है, शहीदों के परिवार है, वो किस तरीके से रह रहे हैं, जी, और उनका मोरल भी बूस्ट होता है कि कोई शहीद परिवार बिल्कुल ऐसे हैं, प्रॉब्लम्स, ऐसी बात नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं, पर उनको सॉल्व किया जा सकता है। आप इस काम को कंटिन्यू रखिए और आपको ब्लेसिंग्स हैं हमारे। थैंक यू सो मच मैम। मैम, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? बस बेस्ट विशेस टू योर टीम।